बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आज की सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी है। ऐसे टॉपिक्स का इंतखाब हम करते हैं ताकि हम जो है वो माशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकें। आज का टॉपिक जिस पर सबसे पहले बात की जाएगी वो है जी नौजवानों के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से, उनको बेहतरीन रहनुमाई फ़राहम करने के हवाले से और कामयाब करियर का इंतखाब जो है वो कितना ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसमें हमारा तालीमी निज़ाम हमें किस हद तक सपोर्ट कर रहा है या कितना इफ़ेक्टिव है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि तालीमी निज़ाम में जितनी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी हमारे सिस्टम हैं, जितने भी हमारी मेथडोलॉजीज़ हैं, उनको हाईलाइट किया जाए कि वो कामयाब करियर के इंतखाब में कहीं ना कहीं हेल्प आउट करें हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को और गाइडलाइन प्रोवाइड करें हमारी यूथ को कि किस तरह से उन्होंने किसी भी फील्ड का, किसी भी प्रोफेशन का इंतखाब करना है और उसके लिए कितना ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ने जा रहे हैं, जो डिसिप्लिन वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसको वो चूज़ करने जा रहे हैं, जिसका इंतखाब करने जा रहे हैं, वो रिलेवेंट हो। जो फील्ड वो चूज़ करें, जो प्रोफेशन जिसका वो इंतखाब करें या फिर जो उन्हें लगता है कि उनके टारगेट्स हैं, उनकी प्लानिंग्स हैं, उसको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना कितना ज़रूरी है। और ऐसे में हमारा तालीमी निज़ाम किस हद तक सपोर्ट कर रहा है और नहीं कर रहा, तो उसमें कितनी जो है वो चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है। ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं ये किस तरह से लाई जा सकती हैं, इसके लिए किसने किरदार अदा करना है, टीचर्स इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम माशरती रवैयों की बात करेंगे, माशरे की इस्लाह की बात करेंगे, माशरे की बेटरमेंट की बात करेंगे और इसमें बाशऊर तबके का जो किरदार है, जो रोल है एक ऐसे तबके का जो शऊर की बिना पर जो आगाही फ़राहम करे, जो डेवलपमेंट्स लाए, जो ऐसी पॉलिसीज़ लाए, जो ऐसी चेंजिंग्स लाएँ जो कि इस माशरे की बका के लिए, इस माशरे की सलामती के लिए, इस माशरे के अमन इस्तेहकाम को जो है वो बरकरार रखने के लिए और इसकी इस्लाह के लिए हेल्पफुल साबित हो। ऐसा ना हो कि हम जो है वो इस माशरे की भागदौड़ ऐसे लोगों को दे दें, ऐसे लोगों के हाथों में दे दें जो कि कन्फ्यूज्ड हों या फिर उन्हें पता ही ना हो कि उन्होंने किस तरह से लेके इस माशरे की तरक्की को ले चलना है और इसमें अपना किरदार अदा करना है। तो हम सब ने ये किरदार अदा करना है, हम सब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है। कैसे कर सकते हैं पूरा इन सबको आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि माशरे की इस्लाह करना क्यों ज़रूरी है, किसका काम है, कौन इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, कितनी एफ़र्ट्स की ज़रूरत है और किस तरह से जो है वो स्टेट का किरदार हम हाईलाइट कर सकते हैं, स्टेट एफ़र्ट कर सकती है, कलेक्टिव एफ़र्ट की भी बात होगी, इंडिविजुअली हमने किस तरह से किरदार अदा करना है और इसके लिए कितनी एफ़र्ट्स करनी है, इस पर भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका तारुफ़ कराया जाएगा, जिनसे गुफ्तगू की जाएगी और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। उनसे हम जानेंगे कि कामयाब करियर का इंतखाब कैसे एक नौजवान कर सकता है, एक बच्चा कर सकता है, किस स्टेज पे जो है उसको ये देखना है कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए फिर किस तरह से एफ़र्ट्स करनी है, किस तरह से तगदो करनी है, उसके लिए प्लानिंग्स किसने प्रोवाइड करनी है, डायरेक्शंस कौन देगा और बेहतरीन रहनुमाई के लिए वालिदैन और टीचर्स का क्या किरदार है, हमारा तालीमी निज़ाम किस हद तक सपोर्ट कराए, इसको हाईलाइट करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें मोहम्मद उस्मान कामिल साहब हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्रियल लिंकेज डिपार्टमेंट इकरा यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। उस्मान साहब के साथ आज की जो हमारी दूसरी मेहमान है, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती है, माहिर कानून है फ़रीहा जाफ़र बाजवा। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फ़रीहा, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रीहा के साथ आज के जो तीसरे मेहमान हैं, रेडियो प्रेजेंटर हैं, हमारे मुख्तलिफ शोज़ का हिस्सा रहे हैं, रज़ा अहमद सुखेरा, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रज़ा, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले उस्मान साहब से बात करेंगे। उस्मान साहब, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है कामयाब करियर का इंतखाब, ये किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी नौजवान के लिए, सबसे पहले तो मैं आगाज़ करना चाहूँगी क्यों ज़रूरी है कि वो इस सब्जेक्ट को समझे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। देखिए, सबसे पहले अगर बिगनिंग से स्टार्ट करें तो एक बच्चा
जब वो पहली दफ़ा स्कूल जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होता है और उसको पता होता है कि ये मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए स्कूल डिसाइड किया, वहाँ से एजुकेशन अपनी स्टार्ट कर लेता है। लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स उसको थोड़ा सा उसकी अगर हम बिहेवियर को देखें तो पेरेंट्स को भी सबसे पहले तो पेरेंट्स का रोल आता है कि पेरेंट्स उसको जज करें कि मेरे बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है। वो लेट्स सपोज अगर वो अपने बहन भाइयों अपने सिबलिंग के साथ ही अगर कोई ख़रीदो फरोख्त में लग जाता है तो आइडिया हो जाता है कि ये बिजनेसमैन बनना चाह रहा है। टॉयज़ अगर वो बच्चा इस तरह के पसंद करता है जिसमें मेडिकल से रिलेटेड है तो आइडिया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहीं से आइडिया हो जाता है कि ये अब मेडिकल साइंसेस की तरफ स्क्रू ड्राइवर पकड़ के शुरू हो जाता है तो इंजीनियर वाली साइड। और मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चों को यही चीज़ें कुछ बेसिक्स समझ आ रही होती हैं। उसके बाद जब वो मैट्रिक की तरफ जा रहा होता है, हमारे यहाँ मैट्रिक है, यो लेवल ए लेवल्स वाली साइड हमारे पास आ जाती है। उस वक्त थोड़ा सा डिसीजन अगर हम बच्चों को दें, समझने की, उनको समझें और उनको थोड़ा सा एम्पावर करें कि बच्चा खुद हमें बताए कि उसको क्या चीज़ आती है। यहाँ थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज थोड़ा सा पेरेंट्स को भी करूँगा क्योंकि पेरेंट्स हमारे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्योंकि खुद अगर डॉक्टर हैं वो कहते हैं मेरा बच्चा भी डॉक्टर हो। बिल्कुल ख्वाहिश होती है पेरेंट्स की, लेकिन ख्वाहिश से बढ़ के बच्चे का एप्टीट्यूड देखना कि बच्चा वो क्या चीज़ चाह रहा है। अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं लेकिन बेटा इंजीनियर बनना चाह रहा है, वो इंजीनियरिंग में अच्छा है, तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, उसका एप्टीट्यूड देखना चाहिए। जब हम बच्चे पे कोई फोर्सफुली काम कर रहे होते हैं तो जोर से आजमाई करेंगे तो वो टूट जाएगी चीज़। तो हमें उनको तोड़ना नहीं, हमें उनके साथ चलना है, उनको गाइड करना है। तो प्रॉपर गाइडेंस पेरेंट्स की तरफ से होती है, साथ साथ टीचर का रोल डेफिनेटली होता है। टीचर फिर उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है बच्चे के एप्टीट्यूड पे। फॉर इंस्टेंस जब हम खुद छोटे थे तो हमें यही पता होता था कि मैथ बहुत, वो अलग बात है, मुझे पर्सनली मैथ बहुत पसंद था लेकिन आमतौर पे बच्चे भागते हैं मैथ से। तो अगर मेरा मैथ अच्छा है तो मैं उस साइड पे, मेरे टीचर्स उस पर वर्किंग करनी शुरू कर दें और यही हम कैरियर काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं। तो एक पाथ एक बच्चे का सेट हो जाता है टिल हिज मास्टर्स या अगर वो बैचलर्स तक भी जाना चाहता है तो एक पाथ सेट हो जाता है कि ओके दिस इज माई लाइन और मैं इसी पे ही फोकस करूंगा। बिल्कुल। और लेकिन अगर हम उसको दौर आजमाई करके उसको अगर मैथ पसंद है और हम उसको किसी और मेडिकल साइड पे लगा देंगे या कोई इसी तरह से रिलेटेड फील्ड में लगा देंगे तो बच्चा शायद उस चीज़ में ना चल सके। बिल्कुल। और यही हमने सोचना है, इसी पर हमने गौर व फिक्र करना है जो कि हम नहीं करते हैं। इसको इन डिटेल हम आपसे डिस्कस करेंगे। फरीहा, आप क्या कहना चाहेंगे, करियर का इंतखाब और फिर कामयाब करियर का इंतखाब क्यों ज़रूरी है? देखिए हुमा, आज हम जिस सोसाइटी में हैं, जिस माशरे में हैं और जो एक दौड़ लगी हुई है उसके लिए तो मैं कहूँगी कि ये कामयाब कैरियर का इंतखाब जो है ना वो तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब सवाल जैसे बात कर रहे थे पहले भी डॉक्टर साहब कि सवाल ये अब बनता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि आज सोसाइटी में कौन से कैरियर को अगर हम चूज़ करते हैं तो वो एक कामयाब कैरियर होगा या वो जैसे हम कहें कि वो एक सक्सेसफुल या और सक्सेसफुल भी अगर हम थोड़ा सा उसको डिटेल में एलाबोरेट करते हैं तो वो चीज़ ये है कि जिसमें ज़्यादा मनी मेकिंग आप बात कर लें कि जिसमें पैसा ज़्यादा है। सर ने बात की कि जो डॉक्टर पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बने। मैं चूँकि प्रोफेशनल वकील हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ और मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ, हमारे कॉलीग्स, जिनके बच्चे जो हैं वो वकील बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बैरिस्टर बने और फिर जो हमने पूरा एक सेटअप है हमारी वो पूरी लेगेसी को वो फिर कैरी करें। इसी तरह से डॉक्टर्स के लिए भी है कि वो ठीक है, उनका क्लिनिक्स है, उनकी जो भी चीज़ें हैं उनके बच्चे उनको कैरी करें। ये तो एक हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। बट बात यह है कि कामयाब कैरियर क्या सिर्फ डॉक्टरी, वकालत और इंजीनियरिंग और यही जो बैंकिंग, यही क्या शोबे रह गए हैं कि क्या यही कामयाब कैरियर है? बच्चे का एप्टीट्यूड भी तो देखना है कि बच्चा क्या चाहता है। अब बच्चा क्या चाहता है वो हमें, ठीक है, बचपन से ही वो कहते हैं कि वो पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है, तो वो चीज़ भी है। बट जो वो अपने हायर ग्रेड्स में जा रहा है, ठीक है, वो मैट्रिक के बाद जब आगे बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ मसला ये है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इवन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स नहीं हैं। जो मैं हमेशा हर प्रोग्राम में जब भी कभी कहीं मौका मिले तो मैं कहती हूँ कि ये सब्जेक्ट हमारा मिसिंग है।
एक टाइम था जब फिल्मबदी का एक पीरियड हुआ करता था जिसमें हर बच्चा अपनी मर्ज़ी की वो बात करता था, कोई स्पीच करता था, कोई पोइट्री करता था। तो उसी तरह से मैं समझती हूँ ना कि एक ये इसको एज अ सब्जेक्ट ले लें या फिर इसके लिए एक पीरियड मखसूस कर लें या कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आप बना लें। इवन के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चीज़ मिसिंग है कि वो बच्चों को नहीं पता कि अब अगर हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं तो हमने इंटरनेशनल लॉ पढ़ने के बाद क्या करना है, हमारे पास कौन सी फील्ड है, हम कहाँ जाएंगे। इवन के अगर आप देखो आईआर पढ़ लिया, आईआर क्या मैं देखती हूँ यहाँ पे बड़ा लिमिटेड सा स्कोप रह गया है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अच्छा जी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी के बाद भी तो हर कोई सोच रहा है अच्छा मैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है, मैंने अपना क्लिनिक खोलना है या मैंने कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। अब इतनी भी देखें हमारे पास ये वाली स्पेशली जो फील्ड है वो मेडिकल में बड़ी नेगलेक्टेड सी है और बहुत सारे रिनाउंड हॉस्पिटल्स में भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, वहाँ पे अच्छे साइकेट्रिस्ट नहीं मिलते हैं क्योंकि ये अभी सेंसिटाइजेशन नहीं है। तो बात ये है कि आप जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े नाम है, एक बड़ा शुरू हुआ ये फेनोमेना आई थिंक 2002 एंड 4 के एंथ्रोपोलॉजी एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो बेसिकली दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज, तो उसमें से ये निकला सोशियोलॉजी से। बट नहीं पता था कि अगर अब धड़ाधड़ भर्तियां हो गई जी, लोगों ने एडमिशन ले लिए और पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये नहीं पता था यहाँ से निकलेंगे पास आउट के बाद फिर कहाँ जाएंगे, हमारी खपत कहाँ होगी। बहुत अहम नुक्ता है जिसके ऊपर आपने जो है बात की है, इसको हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे। रज़ा से जानेंगे, रज़ा क्या कहना चाहेंगे। रज़ा, जिस तरह से अभी फरीहा ने और उस्मान साहब ने बात की, मैं कह रही हूँ कि इसी को हम आगे लेकर चलें। वाकई हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा फुकदान शऊर और आगाही का है कि हमें नहीं पता कि जो हम सीख रहे हैं आया वो कारआमद साबित होने वाला भी है या नहीं। हमारा जोर और हमारा एम्फेसिस तो यही है कि हम सीखते चले जाएं और बस डिग्री होल्डर बन जाएं। और वो जो एक भीड़ चाल की आपने कैफियत बताई है और मेरे दो फेलोज़ ने भी बात की है, वो भीड़ चाल की कैफियत हमें तालीमी निज़ाम में नज़र आएगी, हमें कैरियर के हवाले से नज़र आएगी, हमें अपने कारोबारी पैटर्न्स पे नज़र आएगी। और यहाँ टर्म आती है जो मैंने आपके प्रोग्राम्स में एटलीस्ट बहुत दफ़ा यूज़ किया, जो हमारा नेशनल बिहेवियर है उससे क्या एक्सपेक्ट हो रहा है। बिल्कुल उस भीड़ चाल को आप सामने रखें तो आज के ट्रेंड्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैरियर के हवाले से। जब हम 2002-03 में कर रहे थे, हम एंटर हुए हैं ग्रेजुएशन में और हम अपने सीनियर्स को देखते थे कि बिजनेस स्टडीज़ के लोग क्या किन सेक्टर्स को प्रेफर कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर की एक नया बूम स्टार्ट हुआ था, एक ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, तो वो कहते थे और कोई जॉब ना मिले तो बैंक में आपको मिल जाएगी। और 2008 में जब वो सैचुरेशन हो चुकी थी और इकोनॉमिक सिचुएशन भी इस तरह की थी ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और फिर हमारी लोकल पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, हमने फिर बैंक्स ज्वाइन किए। मैं सिर्फ कंपैरिजन करता हूँ। आज जब बच्चों को मैं देखता हूँ कि जब एडमिशन लेने आ रहे हैं और हमारे पास रुकते हैं, रिलेटिव्स के बच्चे आके देखते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, उनकी जो 1 2 3 प्रेफरेंसेस है ना, वो फिर उस भीड़ चाल की कैफियत और वो पैटर्न बता रही हैं कि नेशनल पैटर्न क्या है। तो आजकल ऑब्वियसली एक बच्चा अगर मुझे 6 डिजिट लगे 8-9 साल करियर ग्रोथ में, 6 डिजिट सैलरी में एंटर होने के लिए, तो जो आईटी का बच्चा है वो आज 1.5 से 2 साल में, अगर शार्प बच्चा हो तो वो एंटर हो जाता है। बीट द फ्रीलांसिंग या कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें स्किल सेट बहुत मैटर करता है, तो हाईली पेड जॉब्स हैं। तो इसी पैटर्न को आप देख लें, जो यूनिवर्सिटीज़ के आज मेरिट्स आ रहे हैं और कंप्यूटर साइंसेस के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो मेरिट्स आ रहे हैं वो किस तरह उन्होंने रीशेप किया, रीडिफाइन किया, जबकि ये 3rd और 4th प्रायोरिटी हुआ करती थी हमारे टाइम पे। हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात कर लें, ये बात बच्चे किस हद तक ऑप्ट कर रहे हैं या उनके इर्द गिर्द बड़े उनको कितना सिखा रहे हैं, ये बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। और ये नेशनल बिहेवियर, ये पैटर्न, इसमें कंट्रीब्यूशन बच्चों की अपनी जगह पे और हम बड़ों की अपनी जगह पे। और इस करियर काउंसलिंग के हवाले से भी बात की कि यूनिवर्सिटीज़ में शायद है नहीं, अब स्कूल लेवल पे नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में किसी हद तक हैं अब, या डॉक्यूमेंटेड हद तक या फॉर्मल हद तक लाजमी है कि आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा एंगेज हैं और दोज आर टॉप 2-3 नेम्स। बिकॉज एंटर होने से पहले उस 4 साल के पीरियड में बच्चे को पता ही नहीं कि जब मैं एंटर हुआ उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में गया हूँ, वो तो बिल्कुल उन किताबी दुनिया से बाहर की थी। बिल्कुल ऐसे ही। और उससे अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये EGC के फोरम पे मल्टीपल टाइम्स बात हो चुकी है। आप इसे जानेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब हम बड़े नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं और रज़ा से बात करते हैं।
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कामयाब करियर का इंतखाब कितना ज़रूरी है और इसके लिए हमारा तालीमी निज़ाम कितना सपोर्ट कर रहा है हमें, या उसमें कितनी इंप्रूवमेंट लाने की गुंजाइश है, इस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से कबल रज़ा से बात कर रहे थे। रज़ा, उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे थे कि वहाँ करियर काउंसलिंग सेंटर्स बने हुए हैं और वो इसलिए ज़रूरी हैं ताकि बच्चा एंटर होने से पहले अवेयर हो कि वो क्या करने जा रहा है और उसका फ्यूचर क्या है। मैं क्योंकि हम आईटी के वाले से बात कर रहे थे कि आईटी ग्रेजुएट्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है और एक ट्रेंड है कि आईटी ग्रेजुएशंस को दे आर वेल पेड, लेकिन डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है इंडस्ट्री में। आप जो फिगर्स हैं वो ये कह रहे हैं 25,000 के करीब बच्चा हर साल निकल रहा है, लेकिन जो नीट कर रहा है, कुछ रिसेंट ऑफिशियल अनऑफिशियल सर्वेज और लिसनिंग फ्रॉम द हॉर्स माउथ, जो इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स हैं उनके जो कहना है कि शायद 5,000 बच्चा भी उस तरह एम्प्लॉयबल नहीं है। बिकॉज जो स्किल सेट है वो कितना अलाइन है उन बच्चों के लिए उस 4 साल के एजुकेशन में। उसके बाद अगर आपने एमएसपी किया है 1 साल 1.5 साल का, तो उस 5-5.5 साल के एजुकेशन के अंदर कितना आप अलाइन स्किल सेट दे रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, वो बहुत मैटर कर रहा है। बिल्कुल। उसकी बजाय अगर आप इवन के इंटर बच्चे को भी वो स्पेसिफिक स्किल सेट दे के, वो कोडिंग के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से दे के उसको बिठा देते हैं, उससे जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, वो फ्रीलांसिंग में अच्छा भला काम कर सकता है। सही। सो ओवरऑल आर्किटेक्चर में इवन के यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे एचईसी के वाले से मैं बात कर रहा था कि उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पे अब इंगेज करना शुरू किया है इन एंटरप्रेन्योर्स को, इन प्रोफेशनल्स को, ताकि वो लोग आके बैठें इस एजुकेशन सिस्टम के, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की डिसीजन मेकिंग में। और बच्चा जब से प्राइमरी में एंटर हो रहा है और उसकी जो मिडिल की और मैट्रिक की जो चॉइसेस हैं, फैलोस जिस तरह बात कर रहे थे, उनकी उन चॉइसेस में ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो सके, वो पता चल सके कि इस बच्चे की स्किल डेवलपमेंट कहाँ जा रही है। एंड दैट स्टैंड्स वैलिड फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस एज वेल, नॉट ओनली फॉर दिस प्रोफेशन। हम बाकी के प्रोफेशंस की बात करें, लेकिन वो सिस्टमैटिक जो डिस्कनेक्ट है, एक कमरा अवेलेबल होना फॉर द काउंसलिंग सेंटर और वहाँ एक ईमेल दे देना और बच्चों की सीवी बना देना, इससे ज़्यादा बढ़ के उस बच्चे का कनेक्ट इंडस्ट्री के साथ, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ डेवलप करना, वो पूरी साइंस हमें उन कमरों में वो जो लोग बैठे हुए उनमें नज़र नहीं आती एज फार एज माई इंटरेक्शन इज कंसर्न्ड। सो वी नीड टू फोकस दैट, यूनिवर्सिटीज नीड टू प्रायोरिटाइज दो स्किल सेट, दो कनेक्ट दैट। और वही चीज़ पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उनको एजुकेट करेंगे, वो इसलिए ज़रूरी है कि वो बच्चे को जो अनड्यू अननेसेसरी प्रेशर है ना, जो अल्लाह ताला ने हमें भेजा है ना, आई डोंट नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, लेकिन 33 साल की उम्र में और हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 12 to 13 ईयर्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम करके, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है ना, मतलब वो जो स्टोन एज मैन है और हमारे में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हमें भेजा है और उसने वसीला रिस्क दिया है, उसने वो वसीला रिस्क ढूंढ के उससे अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजार के गुजर जाना है। ये बेसिक थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है डिस्पाइट माई डिग्री, डिस्पाइट माई प्रोफेशनल कवरऑल्स। आप उसको जो स्पेस को जो भी नाम दे दें, वो उधर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो बुनियादी थ्योरी उस बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो जो हाइज एंड लोज है ना, थिक्स एंड थिन्स है जिंदगी के, उसमें बच्चे के साथ ये थ्योरी खड़ी होगी। बिल्कुल, ये थ्योरी खड़ी होगी। और उस्मान साहब, आप ज़रूर इस बात को जो है वो सेकंड करना चाहेंगे कि ये थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट करती है बच्चे के बचपन से। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके हम बच्चे को गाइड करेंगे या समझाएंगे कि तुम्हारे लिए कौन सा प्रोफेशन बेहतर है, ये रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास, ये इन्वायरमेंट है, इसके लिए ये फिजिबिलिटी है। ये हमने घर से स्टार्ट करनी है और इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करनी है, जब एक बच्चा स्कूल जा रहा है, जब जैसे कि फरीहा ने भी बात की कि 9th में 10th में या 8th में उसने जाके इंतखाब करना है कुछ सब्जेक्ट्स का, कुछ डिसिप्लिन का, कि मैंने आगे क्या करना है, वहाँ उसको गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि बिफोर प्री मैट्रिक, तो उस वक्त ज़्यादातर रोल पेरेंट्स का होता है, क्योंकि उस वक्त सॉरी बट आई हैव टू से दिस कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है प्री मैट्रिक कह लें, ओ लेवल से लेवल कह लें, उसी में कवर कर लेते हैं। उस वक्त तक जो हमारे टीचर्स होते हैं वो सिखा नहीं रहे होते, पढ़ा रहे होते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हम लोग और इंक्लूडिंग माइसेल्फ, मैंने भी जब ऑस्ट्रेलिया से मैंने एक्चुअली अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, आने के बाद वहाँ से क्योंकि मैंने सीखा कि बच्चे को सिखाना होता है, पढ़ाना नहीं होता। सही। पढ़ना बच्चे ने खुद होता है। हम लोग बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये हमारी मिस्टेक है, और हमारे पेरेंट्स भी यही मिस्टेक कर रहे होते हैं, हमारे टीचर्स भी यही मिस्टेक कर रहे होते हैं। हम सिखाते नहीं। जब हम सिखाएंगे बच्चे को कोई स्किल सेट भी जैसे है, वो भी एक बच्चा खुद सीखता है, उसमें स्किल नजर आती है, टीचर उससे मेहनत करता है। हम वो चीज़ मेहनत करेंगे, बच्चा खुद आगे निकल आएगा, वो खुद बताएगा ये चीज़ मुझे आती है और ये मैं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ मैट्रिक तक ये होता है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं।
अगर पेरेंट्स ने जनरल साइंस ग्रुप उसके लिए सिलेक्ट किया तो वो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स वो इस चीज़ में लग जाएगा, वो यही करता रहेगा। ऐसे ही है बिल्कुल। इंक्लूडिंग भाई साहब, मुझे कोई पूछता कि तुम अगर कोई टाइम को पीछे लेके जाओ तो क्या चीज़ ख़त्म करना चाहोगे, मैं शायद जनरल साइंस ग्रुप को ख़त्म करना चाहूँगा, कि मैं शायद आर्ट्स वाली साइड पे, जब मुझे और कोई ऑप्शन मिलती तो मैं उस साइड पे निकल जाता, शायद ये चीज़ें नहीं मैं पढ़ता। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पढ़नी पड़ी। उसके बाद फिर जब मैंने कैरियर सेलेक्ट किया तो मुझे ICS कंप्यूटर साइंस का मिला। तो ICS में कंप्यूटर में शायद अच्छा था, मैं उस साइड पे निकल गया। तो जैसे अभी रज़ा भी बात कर रहे थे, IT का दौर था, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम 2000 अर्ली 2000 में IT का बूम था, मैं भी उस साइड पे निकल गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि दिस इज़ नॉट माई कैरियर, क्योंकि मुझे कैरियर काउंसलिंग, मुझे कैरियर गाइडेंस नहीं मिली। पेरेंट्स डेफिनेटली, मेरे वाले साहब इकोनॉमिस्ट थे, वो चाहते थे मैं इकोनॉमिस्ट बनूं। जब उन्होंने देखा कि इसका एप्टीट्यूड नहीं है इकोनॉमिक्स की तरफ, उन्होंने कहा अच्छा कंप्यूटर खेलता रहता है, कंप्यूटर में डाल दें। शायद मैं उस चीज़ का भी नहीं था। फिर मैंने अपनी मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें था कि आप कैरियर किसी टाइम पे भी चेंज कर लेते। पाकिस्तान में एक और भी अलमिया है कि हम कैरियर नहीं चेंज कर सकते, लोग क्या कहेंगे, एक माशरे से हम बहुत तंग पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मैंने अपना कैरियर चेंज किया, दुनिया से एक तरह से कट ऑफ भी हो गया। मैंने नए सिरे से दोबारा से बैचलर्स किया, और दोबारा जब किया तो मैंने बिजनेस का इंतखाब किया, IT को बिल्कुल खैर बात कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि ये शायद मेरा कैरियर था। मैंने उसी में जॉब की, बैंक से मैंने स्टार्ट किया, फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मैंने उसको रिसर्च को सीखा। फिर ऑस्ट्रेलिया से जब पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया तो मैंने सोचा कि ओके, क्या चीज़, क्या फुकदान है पाकिस्तान में, हम लोग पढ़ाते हैं, हम सिखाते हैं। अच्छा, ये जो आप बात करें उस्मान साहब, जैसे आपने अपनी मिसाल भी दी, लेकिन कितने % लोग ये सोचते होंगे कि हमने री अटेम्प्ट की जानेब आना है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी के प्रेशर्स हैं जिनको हमने मीट डाउन करना है, और फिर वही बात कि हम तो इसलिए डिग्री हासिल करें ताकि अच्छी जॉब हो जाए, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, हम अच्छा पैसा कमाएं, जो माँ बाप ने हम में इन्वेस्ट किया है उसको हमने रिटर्न भी करना है। ये बहुत सारी चीज़ें जो नौजवान नस्ल आजकल की लेके चल रही है, वो कितना टाइम लगेगा उन्हें ये सोचने में कि मुझे री अटेम्प्ट करना है, या एक दफ़ा मैं फ़ेल हो गया तो दोबारा खड़ा होना है। उनके पास इतना टाइम नहीं है, शायद उनकी सोच और उनके हालात इजाज़त नहीं देते। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमारे पर सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। हम खुद बहुत सी चीज़ें करना भी चाहते हैं, हमें सोसाइटी रोक देती है। सोसाइटी ना भी रोके, लेकिन हमारे माइंड में सोसाइटी का वर्ड ऐसा बैठ चुका है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। ये लोग क्या कहेंगे जब तक निकलता नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत कम लोग हैं, जो आपका क्वेश्चन था कितने % लोग हैं, मेरा ख्याल है 1% से ज़्यादा लोग शायद ना हो, शायद इससे भी कम हो, जो सोचते हैं कि हम कैरियर चेंज कर रहे हैं। तो मैंने बहुत से लोग देखे कि अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, जब देखते हैं कि वी वर मिसफिट, तो वो साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ एक दूसरी एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी डेवलप होती हैं बच्चों की। हम मेरा ख्याल है कि हमें, जो मैं सिखाने की बात कर रहा हूँ ना, तो सिखाएं इस तरीके से बच्चे को कि वो एंटरप्रेन्योर बने या बिजनेसमैन बने। पाकिस्तान से जॉब का प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। अगर फॉर इंस्टेंस एक क्लास से 50 बच्चे पास आउट होते हैं और 50 के 50 अगर नौकरी ही ढूंढेंगे, असल में वो जॉब की बात को अगर हम उर्दू में ले तो नौकरी कुछ लोगों को बहुत बुरा वर्ड लगता है। तो एक्चुअली, लेकिन फिलहाल हमारी अप्रोच ही यही है कि अच्छी नौकरी चाहिए, हमने नौकरी बनना है। तो जब नौकरी मिल जाएगी उसके बाद वो फिर कहते हैं कि ओके, फिर हमें किस लेवल की चाहिए, तो फिर लेवल से उसमें डिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमें 50 से कम नहीं चाहिए, लेकिन चीज़ ये है कि जब एक फ्रेश ग्रेजुएट होता है तो उसको बहुत कम, अगेन परसेंटेज में बहुत ही लो नंबर होगा, जिसको स्टार्टिंग में 30 से ऊपर भी पे मिलेगा। तो हमें अपने बच्चों को ये भी ट्रेन करना है कि भाई आपको आपका कैरियर स्टार्ट हो, साथ आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं, साथ आप अपना कैरियर भी चेंज कर सकते हैं अगर उसको और एनहांस करना है और स्किल्स लेके आनी है। अगेन मैं उसी पे अपने पॉइंट पे वापस आऊँगा कि मेरे पास IT स्किल थी, और मैंने जब अपना बिजनेस भी, अपने बिजनेस एजुकेशन ली, तो दोनों को अगर मिला लें तो मेरी शायद जो मेरी ग्रोथ हुई उसमें मेरा IT स्किल्स का बहुत ज़्यादा हाथ था, मुझे वो IT स्किल्स आती थी। क्योंकि तो आपने स्किल्स पर भी फोकस किया। जहाँ तालीम की बात हो रही है, वहीं हुनरमंदी को भी मैं चाह रही हूँ कि हम ज़रूर हाईलाइट करें फरिया, कि अगर हम अपने बच्चे को साथ साथ स्किल पे भी बेस करें, उसकी नॉलेज या उसकी थ्योरेटिकल स्किल्स को भी हम जो है वो इन्हांस करें, तो शायद किसी हद तक वो जो खौफ है कि बस मैंने एक ही ट्रैक को फॉलो करना है, इसमें कामयाब हो गए तो बस सर्वाइवल है, अदरवाइज़ मेरी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है सोसाइटी में, कहीं ना कहीं उनको स्किल्ड बनाना या स्किल बेस्ड नॉलेज देना ये भी ज़रूरी है कि ये प्लान अगर अचीव नहीं कर पाए तो चलो आपके पास प्लान B, ये ऑप्शन है, ये आपके पास एक और रास्ता है जिसको इख्तियार किया जा सकता है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें मैं समझती हूँ कि जहाँ तक हमारे एजुकेशन सिस्टम का है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाए, उतना ही हमारे पेरेंट्स का भी है कि वो बच्चों को स्किल्ड भी बनाएं। सिर्फ थ्योरी पढ़ा देना वो दिस इज़ नॉट इनफ कि आपने थियोरेटिकल चीज़ें दे दी हैं और कहा है कि अब आप इसकी तरफ ही जाएं और अब आपके पास डिग्री है तो अब आप जॉब तलाश करें और अपने रास्ते बनाएं। जो बात होती है कि सेल्फ बिजनेस, जिसे एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, कि आपने खुद ही, आप बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी पास आउट लोग हैं और अभी वो बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ ला रहे हैं बिज़नेस में। बिज़नेस लाजमी नहीं है कि आपने बिज़नेस करना है तो जी गारमेंट्स के बड़े बिज़नेस को ही आप बिज़नेस कहेंगे। आप चले जाएं, मैं किसी ब्रांड या किसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप स्टार्ट करें, आप कोई फूड चेन आप खोलें और उस पर अपने डिफरेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ। मैं समझती हूँ कि जो जॉब है, एक तो पाकिस्तान में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, चाहे तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, चाहे तो आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, किसी भी, देखें जैसे अभी पीछे एक बड़े क्रूशल टाइम भी आया, पूरी दुनिया पे आया, बिल्कुल, और जो बहुत अच्छे सैलरीड लोग थे प्राइवेट सेक्टर्स में भी थे, तो उनको भी जॉब इनसिक्योरिटीज़ रही कोरोना में, बल्कि बहुत सी, मैं कहूँगी कि बहुत से लोगों का जो है वो डाउन साइजिंग हुई और जॉब से भी गए। और अगर आपका अपना आपने चाहे छोटे से ही आप शुरू करो तो आप अपना बिजनेस, आप उसको बिजनेस की तरफ, लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सोच का फुकदान है और हमें यही सुनने को मिलता है, या एक बच्चा अगर कोशिश करे, छोटा काम क्यों करोगे, 16 साल की तुमने जो है वो मेहनत ज़ाया कर दी, एक दुकान ही खोलनी थी, अगर एक ठेला ही लगाना था। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आए दिन सुनते हैं और इवन पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करेंगे कि हमने तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे जो है तुम पे इन्वेस्ट किए, 16 साल मेहनत करके तुम एक दुकान के लिए इतना कुछ करे थे। ये सोच कैसे? हाँ हुमा, यही बात मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चेंजेस कैन नॉट कम ओवरनाइट। अगर आप आज ये तब्दीली लाना चाहते हैं कि ये तब्दीली आए और ये आपकी सोच है, तो आप आज से इसकी प्रोजेक्शन शुरू कर देंगे, आप इसकी अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे, आप इस पे बात करना शुरू करेंगे। शुरू में लोग कहेंगे कि लो जी अब ये बैठ के ये हमें सिखाएंगे कि भाई वो बच्चों को जो है आपने इतने महंगे स्कूल्स में पढ़ाया और बच्चे जो हैं वहाँ पे जाके वो कोई ढाबा लगा लेते हैं, कोई छोटा ऐसा बिजनेस शुरू कर लेते हैं। तो वो शुरू में तो वो बड़ी रेजिस्टेंस आती है। जब भी तब्दीली आई, तब्दीलियाँ कभी भी रातों रात नहीं आती हैं, माइंडसेट कभी भी रातों रात नहीं बदलते हैं, वो स्लोली और ग्रेजुअली ये प्रोसेस है। और स्पेशली जब आप एज अ होल माशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो एक बड़ा सब्र आज़मा जो है ना, वो एक मैं कहती हूँ कि ये मरहला है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ चीज़ों को लेके जाएं। और फिर प्रैक्टिकल जो आपने कहा ना कि हम डिग्रीज़ भी हैं, हमारे पास तालीमी काबिलियत भी है, लेकिन वो एक कामयाब कैरियर जो है, वो कैरियर को हम सिर्फ जॉब के साथ ही जोड़ लेते हैं, या उसको हम किसी, अगर हम देखें कि कोई इंडिविजुअल है और वो स्टार्ट करता है। अभी तो मैंने यूनिवर्सिटी के बड़े ये लोग देखे कि वो माशाल्लाह जब जो ही वो निकल रहे होते हैं तो वो अपने कोई छोटे छोटे आइडियाज़ के साथ निकलते हैं, कोई स्टडी सर्कल्स को लेके निकल रहा है, वहाँ से कोई अपनी कोई नई एक रिसर्च एनजीओ को वो लेके चल रहा है। और जहाँ तक बात होती है कि शुरू में ही, जैसे सर ने कहा कि शुरू में ही हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी ये ड्यूटी है, टीचर्स की भी ड्यूटी है कि आप बच्चे को बताएं कि बच्चे का भी उसका एप्टीट्यूड आप वो देखो, ऑब्ज़र्व करो कि अगर ये यहाँ नहीं यहाँ पे फिट है तो इसको यहाँ की तरफ लेके चलो। अब अलमिया हमारी सोसाइटी का हर दूसरे बंदे से आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि बहे जाते हैं बेमकसद ही बहरे ज़िंदगानी में। बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको मज़ा आ रहा होता है वही आपका कैरियर हो, वही आप कर रहे हो, वही आपकी मनी मेकिंग चीज़ हो। बिल्कुल। तो जैसे सर ने कहा कि वो IT पढ़ा, फिर बिज़नेस पढ़ा, फिर ये हुआ। मैं अगर बात करती हूँ कि मैं खुद मैं यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री में, मैंने MPhil किया हिस्ट्री में। I was researcher and I was deputy director in Ministry of Education that time on grade 18. That was my first job. बड़ी मज़ेदार, but somehow एक डिससेटिस्फेक्शन सी रही अंदर। तो फिर मैंने साथ में वही कि ड्यूरिंग आप अपने कैरियर अपनी इन्हेंस करें, तो अपनी एजुकेशन को इन्हेंस करते हुए जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो बनी इसके लिए थी। अगर मुझे शुरू से ही थोड़ा सा, हाँ थोड़ा होता है, लेकिन वही बात है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा जी, जजमेंट कैसे होती है, हम खुद को किस तरह से बता सकते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो ये ट्रैक नहीं है, ये आज से ही हम जानेंगे। मुझे एक ब्रेक की जानी पड़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं, फरीहा से ही बात करते हैं।
वेलकम बैक। खुशामदीद कहेंगे एक मरतबा फिर से सच सवेरा में। कामयाब करियर का इंतखाब और हमारा तालीमी निज़ाम किस हद तक सपोर्ट करता है, हमारी सोच किस हद तक सपोर्ट करती है, हमारी सोसाइटी किस तरह से जो है वो अपना माइंडसेट चेंज कर सकती है, या इसके लिए हमने क्या किरदार अदा करना है, किस तरह से एफर्ट्स करनी है और अपने नौजवानों को बेहतरीन गाइडलाइन फराहम करनी है, इस पर हम बात करते ब्रेक पर जाने से कबल। और हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फरीहा से ही बात करेंगे और फरीहा से ही जानेंगे कि फरीहा एक इंसान को कब पता चलता है और कैसे पता चलता है कि जो उसकी डायरेक्शन है या जो उसका प्रोफेशन है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है वो उसके लिए नहीं बना, उसका पैशन कुछ और उससे डिमांड कर रहा है और उस पैशन को उसने किसी हद तक पूरा करना है। ये मैं इस तरह से कहूँगी कि इतना जो इंसान है उसके अंदर एक छोटा सा सेंसर होता है और वो सेंसर उसको बता रहा होता है, पर जब वो शुरू में कमज़ोर होता है, एक बच्चा होता है, या उसको मैं ये समझूंगी कि वो सोसाइटी के प्रेशर में ज़्यादा होता है या अपने पेरेंट्स और फैमिली के प्रेशर में होता है, तो वो ना अपनी वो ख्वाहिश को दबाए रखता है। सही, ये चीज़ हर वक्त अंदर मौजूद होती है, लेकिन खौफ होता है लोग क्या कहेंगे और इजाज़त नहीं मिलेगी। हाँ, इजाज़त नहीं मिलेगी। जैसे मैंने जब कहा कि भाई मैं अब इस फील्ड में स्विच करूँगी, तो ये मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल मरहला था। मुझे बहुत से खैर खाहों ने, बहुत से दोस्तों ने कहा कि भाई आप स्विच ना करें, वो कचहरी जो है दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर द लेडीज़। और स्पेशली मेरा इंटरेस्ट जो था वो एक फौजदारी काम की तरफ भी था कि वहाँ तो सारे चोर चक्के आ रहे हैं, वहाँ पे तो ये हालात होंगे, वहाँ पे तो ना जाएं, आप कचहरी ना करेंगे। अच्छा खासा काम कर तो रही हो, क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ें भी जो है वो सोसाइटी का मैं कहूँगी ना कि वो जो प्रेशर होता है वो भी होता है, लेकिन एक टाइम पे आता है। और ये मैं अभी शायद मैं ये कहती हूँ कि शायद हम अब उम्र में बड़े हो रहे हैं, तो हमें अब ये महसूस हो रहा है कि नहीं, जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है और लोग जो हैं वो डोंट बॉदर देम, और आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो। या तो ये मैं समझती हूँ कि थोड़े से हम मैच्योर होते जा रहे हैं उम्र के लिहाज से, या फिर जो हम सोसाइटी में लोगों के रवैये पढ़ते जाते हैं तो हम सीखते जाते हैं कि लोगों की परवाह करना छोड़ दें। अब ये देखें कि आपके साथ करीबी जुड़े हुए लोग, आप उनकी परवाह करें, आपके पेरेंट्स, आपके इमीडिएट रिलेशनशिप, आपके बहन भाई, आप उनकी परवाह करें। डोंट वरी अबाउट के वो जी आपकी खाला के नंद के वो साले के जो हैं वो देखो वो डॉक्टर है, उसकी जॉब सिक्योर है, उसका फ्यूचर सिक्योर है, तो ये चीज़ें हाँ, ये चीज़ें अगर हम इनसे थोड़ा सा निकल आएंगे ना, तो वो शायद ही इसमें हम कहें कि एज फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है इसमें, फिर आपका मेच्योरिटी लेवल के आपका तजुर्बा कितना हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और अगर इस मूवमेंट को हमने शुरू करना है तो ये कि जो बच्चों पे एक प्रेशर के आपने सिर्फ यही 4 बड़े शोबे हैं उन्हीं में कामयाब हो सकते हैं, बाकी जैसे आर्ट्स की या फ़नून लतीफ़ा के बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें अपना काम है, तो वो चीज़ हमें बदलनी है, बिल्कुल बदलनी है। और इसके लिए किरदार अदा करेगा एक इंडिविजुअल। जब तक वो अल्टीमेट डिसीजन नहीं लेना सीखेगा तब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आ सकता। तो रज़ा ये बताएं कि ये कैसे पता चला था कि मेरे अंदर ये इंस्टिंक्ट शामिल है कि मैं पब्लिक डीलिंग में आ सकता हूँ, या फिर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं कि मैं रेडियो पे प्रेजेंटर बन सकता हूँ? ये किसने इन्हें बताया था या ख़ुद पता चला था? ये रेडियो प्रेजेंटर वाली बात तो मेरे ख्याल में वो और मेरे जैसे लोगों के लिए फिट करती है। आई वाज नॉट दैट वेल इन स्पीकिंग। उस झिझक को ख़त्म करने के लिए, उर्दू ठीक करने के लिए और लहजे में ठहराव के लिए, क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोलता था, मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। एट दैट पेड बैक वो 2-3 साल में। और कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस मुझे पता चली मुख्तलिफ टेड टॉक सुन के, लोगों को देख के, द पीपल अराउंड यू इंस्पायर, द लीडर्स विच इंस्पायर यू। उनके पास एक बुनियादी चीज़ थी, कम्युनिकेट करने का तरीका, कम्युनिकेट करने का ज़रिया। सही। और वो अल्फाज आपसे सुन पे भी जब वही आई, पहली वही आई जब कुरान पाक नाज़िल हुआ, तो अल्लाह ताला ने वो स्किल सेट दिया और आपसे स्वयं को, और उसके बगैर पॉसिबल नहीं था। और ऐसी कौम को, अरब कौम को, जो उस टाइम पे, अपने टाइम पे दे यूज्ड टू बी द मोस्ट रिजिड नेशन, और उनके वैल्यूज़, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स, वो उन सब बातों को सामने रखते हुए बात समझ आती है कि इस किस्म का पैगाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ का लिखा हुआ पैगाम, और फिर उस पैगाम को पहुँचाने का तरीका उसके साथ ना होता तो शायद पॉसिबल ना होता। इन सारी चीज़ों को कंपैरिजन को सामने रखते हुए मुझे ये समझ आ गई थी कि आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ BPO, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ फेमस बैंक, उधर मैं एज एन इंटरनल ऑडिटर भी काम करता रहा, लेकिन उन दोनों जगहों पे समझ आ गई कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब। सही। देयर इज सम डिससैटिस्फैक्शन। तो मीनवाइल क्या तरीका है कि आप अगर अभी भी अपने डेस्क पे बैठे और 9 to 9 आपको एक आधी एक्टिविटी हफ्ते में अपने लिए निकालनी है, ताकि आपको पता चले एक तो आपका सेकेंडरी स्किल सेट हो, सही, और सेकेंडली आप अपने आप को वैल्यूएट कर सको कि आप कहाँ खड़े हैं। और बिकॉज हमारे
सोशल प्रेशर्स उसके हवाले से कोलिग्स ने बात की, हमारे इकोनॉमिक प्रेशर्स, हमारे कैरियर में जल्दी जाने की जो जल्दी है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर जो प्रेशर्स हैं जल्दी जॉब करने की, फिर शादी करने की और फिर उसी वैल्यू चेन को आगे ले जाने की, उसके दौरान अपने लिए अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को परखने के लिए टाइम नहीं मिलता। और तो तब मैंने ये देखा कि नहीं, विद ऑल दिस, और मेरे लिए एक्सपेरिमेंट ठीक रहा। आई डोंट नो इफ इट टुक गो टू लेफ्ट ऑफ द यंगस्टर्स और नॉट, लेकिन मेरे लिए ये इसलिए बेहतर रहा कि मुझे एक कंपैरिजन बहुत मेरे लिए अच्छा बिल्ट हो गया जो मैं लोगों के सामने रखता हूँ। बिकॉज अगर आप अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हो देन यू आर लिविंग दैट जॉब। और अगर आप उकताए हुए बैठे हो, बी द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आज भी कल परसों हम फ्रेंड्स में बैठ के बात कर रहे थे, इस्लामाबाद के टॉप 10 होटल्स में आप खड़े हो तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर जो लोग हैं वो जेब में हाथ डाल के खड़े हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग, बिकॉज उनको भी पता है कि हमारे पास ऑप्शन ही इनके पास ये है, दे जस्ट कम टू अस, दे आर नॉट एंटरटेनिंग अस। लेकिन बाहर इस तरह नहीं हो रहा। जो काम कर रहा है, जिस प्रोफेशन में बैठा हुआ है, वो सिर्फ उसी का एक्सपर्ट है एंड एंजॉय कर रहा है, उसके साथ अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर रहा है। इन द एंड ये सब चीज़ें उस कैरियर से रिलेट कर रही हैं जो आपका बेसिक टॉपिक है। अच्छा रज़ा, ये जो आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं ना कि जो जिस प्रोफेशन में है वो उसी में एग्जिस्ट भी कर रहा है, वो उसने उसी तरह की स्टडीज़ भी की हैं और ऐसी ही ट्रेनिंग हासिल की हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस्मान साहब, हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाया कुछ जाता है, काम कुछ और डिमांड कर रहा होता है, हम सिखाते कुछ और हैं, जाके जॉब डोमेन देखते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है, इसको तालीमी निज़ाम से मैं इसलिए जोड़ना चाह रही हूँ कि जो तालीम हमें सिखाई जा रही है, जो किताबी बातें हमें रटाई जा रही हैं, वो कुछ और है, प्रैक्टिकल फील्ड में तो डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स ही कुछ और हैं। देखें, अगर हम बैचलर्स ऑनवर्ड्स की बात करते हैं, अभी तक हमने बात की मैट्रिक से बिलो की, अब हम थोड़ा सा दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं इस चीज़ को। तो बैचलर्स किसी भी फील्ड में ले लें, बेशक वो बिजनेस लें, वो मेडिकल लें या कोई भी, मेडिकल में फिर भी प्रैक्टिकल होते हैं। जब हम बिजनेस फील्ड या इससे रिलेटेड CS वगैरह की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह की बात करते हैं, तो इसमें जो इनिशियल ईयर्स में बच्चे को थ्योरी पढ़ानी पड़ती है, पहले कॉन्सेप्ट बताना होता है। सही। अब आमतौर पे होता ये है कि हमने पूरी क्लास को साथ लेके जाना है। टॉप स्टूडेंट्स वो तो बहुत अच्छे निकल जाएंगे, जो बॉटम वाले हैं वो पीछे भी रह सकते हैं, तो मिडिल पे हमने रहना होता है। तो इसलिए हम थ्योरी पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। और जब 2 साल बच्चा पढ़ लेता है, उसके बाद उनको स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज होते हैं और उसमें मेरा ख्याल है बच्चे को प्रैक्टिकल वर्क सिखाने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ थोड़ा सा एक गैप आता है। मेरे ख्याल में उस टाइम पे जब 2 साल बच्चा पढ़ चुका होता है, थ्योरीज उसको समझ आ चुकी होती हैं, उस वक्त हमें वो वाले टीचर्स असाइन करने चाहिए इन बच्चों के साथ, या वो कोर्सेज देने चाहिए जिन टीचर्स का थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और या इंडस्ट्री से हम टीचर्स को बुला लें ताकि वो इनको प्रॉपर गाइड करें। सही। क्योंकि मैं टीचर भी हूँ और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। और जो बात हो रही थी कि क्या अपने काम को एंजॉय करें, तो मैंने साथ साथ प्लेसमेंट वाली साइड भी देखनी शुरू कर दी। तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि बच्चा आ रहा है मेरे पास, उसकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने देखा प्रैक्टिकली या ऑर्गेनाइजेशंस को क्या रिक्वायरमेंट होती है। यस, मैं हर चीज़ में अच्छा तो नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेस में और थोड़ा सा IT का एक्सपीरियंस है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा बच्चे को देख के आइडिया हो जाता है, तो मैं उनको फिर गाइड उस तरीके से कर सकता हूँ। बट मेरी तरह के कितने लोग होंगे, ये अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लेके चलना और बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली गाइड करना। अगर हम नहीं गाइड करेंगे तो फिर वही रटू तोते वाली बात हो जाएगी कि किताब पढ़ें जी और प्रेजेंट कर दें, थ्योरीज पढ़ें प्रेजेंट कर दें, तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, तो फिर आगे मार्केट में जाके फेलियर ही होगा। तो और यही हमें नजर आता है। जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम निसाब को किस तरह से बदल सकते हैं? देखिए, निसाब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है फुकदान की बात करेंगे कि हम लोग अमेरिकन बुक्स को फॉलो करते हैं या ब्रिटिश बुक्स को फॉलो करते हैं। जब बच्चा जॉब पे जाता है तो वो पाकिस्तान में है। तो मेरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि वॉलमार्ट पढ़ाया जाता है, वॉल स्ट्रीट पढ़ाया जाता है, कितने लोगों ने देखा है? बिल्कुल, किसी ने गूगल करके तो देखा नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है। तो बस इतना पता है कि एक बहुत बड़ी ग्रोसरी चेन है या अदरवाइज है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बेशक बुक बाहर की हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करें कि भाई मेट्रो या इस तरह के और भी बहुत से इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में चेन्स हैं, हम उसकी एग्जांपल दें बच्चों को।
थोड़ा सा कि हम उनका माहौल क्या है, वहाँ प्राइजेस क्या हैं और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या ये दोनों आपस में मीट कर रही हैं या नहीं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आप रेस कर रहे हैं। जब तक हम बच्चों को पाकिस्तानी चीज़ों का नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। हम क्रिटिसिज्म तो बहुत करते हैं, लेकिन हम खुद पे क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है करें सबसे पहले, क्या हम ठीक हैं, क्या हम बच्चों को वो चीज़ बता रहे हैं, बता पा भी रहे हैं कि नहीं। अगर हम वो नहीं बता पा रहे तो फिर बच्चे उसी तरह फिर मार्केट में जाएंगे तो वो उनके पास लैक ऑफ नॉलेज ही होगा ना। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हमें सबसे पहले मैं इसलिए अपनी फैकल्टी को भी क्रिटिसाइज़ करूँगा, जो पाकिस्तान में हमारी फैकल्टीज़ हैं वो एक तो बिल्कुल जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है टीचर बन जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट में जाएं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लें, देखें, इंडस्ट्री को समझें और फिर आके जब पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे। बिल्कुल, और शायद रेलिवेंसी भी हो सके। फरीहा, जैसे कि अभी उस्मान साहब से बात करते, कुछ सोसाइटी के ट्रेंड्स को भी देख लेते हैं कि एक सोसाइटी में ये ट्रेंड आ गया कि अब सारे जो हैं वो MBA करें ताकि अच्छी जॉब मिले, बैंक्स में आपकी खपत हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आता है कि हॉस्पिटल ज़्यादा हो गए, डॉक्टर्स कम हो गए, सब मेडिकल के प्रोफेशन में चल जाएँ। कुछ टाइम ऐसा हुआ कि वकील बनने पे ज़्यादा फोकस हुआ कि जॉब सिक्योर है, फ्यूचर सिक्योर है। ये ट्रेंड्स बच्चे के मिजाज के साथ मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते, इसको हम नहीं देखते। बच्चे को हमने जो है वो फोकस रखा, उसको इम्पोज कर दिया फैसला कि तुमने MBA करके तुमने जॉब लेनी है। जॉब मिलती है उसको HR डिपार्टमेंट में, पब्लिक डीलिंग में वो ज़ीरो है। वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, किस तरह से वो लोगों के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेगा, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये मिजाज के साथ मुताबिकत कितनी ज़रूरी है। हमारा ये जो बात आप कह रही हैं, ये हमारे माशरे में इसकी कमी है। मैं समझती हूँ कि इस पर कोई भी ना ही हमारे पास कोई पॉलिसी मौजूद है, ना ही पेरेंट्स इसको इतना अहमियत देते हैं कि भाई ये बच्चा क्या चाहता है, ये कितना ज़रूरी है। बस हमारे लिए तो ये अहमियत है कि जी आप डिग्री लें, आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलवाई जाए, चाहे उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, और उसके बाद फिर आप एक कामयाब जॉब करें और वहाँ से आप मैंने इवन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे देखे जो कि अपना काम एफिशिएंटली नहीं करे क्योंकि वो फैसला उन पे इम्पोज किया गया है। तो मैं ये समझती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि एक ट्रेंड चलता है और फिर उसी फील्ड में लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर हमारे पास इतने उस फील्ड में ग्रेजुएट्स आ जाते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं होती हैं। तो मैं ये समझूंगी कि ये हमें जो है वो बाकायदा HEC में और हुकूमती सतह पे मैं ये कहूँगी कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो कोई जैसे वो पॉलिसी फार्मूलेट करें, कोई रिसर्च स्टडीज़ कराई जाएँ जो अपनी फाइंडिंग्स एवरी 5 इयर्स, वो पहले हमें बचपन में पढ़ाते थे वो 5 साला प्लान, तो वो 5 साला प्लान वो देते रहें कि अभी ये फील्ड है, अभी ये स्टडीज़ हैं, इसके बाद आपका ये आप कर सकते हैं। जैसे वो एक MBA का एक बूम था, उस वक्त MBA और वो इतने MBAs आए कि वो बेचारे फिर वो बाद में उन्होंने किराना स्टोरी खोली, क्योंकि यहाँ MBA तो हमने उनको वो हर गली कूचे में वो सेंटर्स खोले, वो जी उनको यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएट किया और वो अपने MBAs तो इतने निकाल दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि खपत है भी या नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो जिस चीज़ की कमी है वो पॉलिसी की कमी है। एजुकेशन फॉर ऑल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहें कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल के तो सबके लिए जो है वो एजुकेशन ज़रूरी है, और फिर एक सर्टेन लेवल तक वो फ्री एजुकेशन जो है वो भी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अपने उन लोगों को दे। लेकिन फिर आगे हायर एजुकेशन लेवल पे जाके ये चीज़ जो है उसके बारे में कोई हमारे पास ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है कि हम किस तरह से अपने आने वाले ग्रेजुएट्स को वो गाइड कर सके कि आपने क्या करना है और आपने किस फील्ड में जाना है। फिर जो दूसरी बात ये होती है कि जी बच्चे के मिजाज के मुताबिकत जो है वो जांचना वो कितना ज़रूरी है। असल में हम बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करते हैं तो हम उनको थोड़ा थोड़ा फीड करते जाते हैं कि बेटा आपने बड़े होकर कमाना है, हमारा सहारा बनना है, आपने हमारे वो खौफज़दा हो जाता है, इन्वेस्ट करें कर आपने रिटर्न बस वो खौफज़दा हो जाता है, उसे बस ये खौफ है कि मैंने कमाना है, मैंने किस तरह से कमाना है, मैंने कौन से मॉरल वैल्यूज़ रखने हैं, कौन से मॉरल वैल्यूज़ को मैंने देखना है, बस उसके नज़दीक कमाना रह गया है। तो हमारे यहाँ तालीम के साथ साथ जो तरबियत हुआ करती थी ना, उसकी बहुत सारी कमी हो गई है। मैं कहती हूँ कि पहले जब हमारे जो बड़े थे जैसे दादा दादी या पेरेंट्स लोग, वो तालीम तो नहीं देते थे, तरबियत लेकिन बहुत बेहतरीन करते थे। तो ये तरबियत हमारे हर सेक्टर में और हर फैक्टर में कितनी ज़रूरी है, इसको डिटेल हम डिस्कस करेंगे। माशरे की इस्लाह के लिए तरबियत का होना कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे पहले कामयाब करियर का इंतखाब और इसमें हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह से हमें सपोर्ट कर रहा है, उसकी अहमियत क्या है, कितना ज़रूरी है कि हम अपने तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाएँ और पॉलिसीज़ बनाएँ ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो एक कामयाब करियर का इंतखाब कर सकें, वो एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर सकें जो कि उनके लिए ज़रूरी है या फिर उनकी कामयाबी का ज़ामिन है। इसके साथ साथ हम जो है वो दूसरे टॉपिक की जानिब भी बढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे माशरे की इस्लाह की। माशरती लिहाज से जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे माइंडसेट जिनमें इस्लाह की ज़रूरत है, जिनमें तब्दीली की ज़रूरत है, जिनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो कौन कौन से हैं और उसमें हम किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इनको पूरा करना कितना ज़रूरी है। और बिलखुसूस बात होगी बाशऊर तबके की कि वो किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, वो किस तरह से एफ़र्ट्स कर सकते हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव लेने ज़रूरी हैं, कलेक्टिव एफ़र्ट कितनी ज़रूरी है, इंडिविजुअल लेवल पर किस तरह से एफ़र्ट्स की जा सकती हैं। इस पर अब हम बढ़ेंगे और अपने तीनों मेहमानों से बात करेंगे। स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनमें मोहम्मद उस्मान कमाल हैं, फरीहा जाफ़र बाजवा हैं और रज़ा अहमद सुखेरा हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू करें। ब्रेक पर जाने से कबल हम फरीहा से बात कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, जहां कामयाब करियर का इंतखाब की बात हो रही थी, बच्चों को बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड करने की बात हो रही थी, वहीं तालीम के साथ साथ तरबियत की भी उन्होंने बात की। और यही तो वो तरबियत है, यही तो वो इस्लाह है जो कि माशरती सतह पे करनी बहुत ज़रूरी है। और जब माशरे की बात आती है रज़ा, तो फिर वही बात आती है कि एक घर से तरबियत शुरू होगी, एक तरबियत जो एलिमेंट है वो घर में होगा, तो ही बढ़ते बढ़ते पूरे माशरे में और पूरी सोसाइटी में फैलेगा और फिर हम वो तमाम तर नाहमवारियाँ दूर कर सकेंगे। तो माशरती इस्लाह के हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत क्रिटिकल टॉपिक है और बड़ा देख के इस पर बात भी करनी पड़ती है। और ऑब्वियसली आई एम नॉट इन दैट एज ग्रुप येट जहाँ मैं इस तरह के लेक्चर्स दे सकूँ, लेकिन कुछ 3-4 पर्सपेक्टिव है मैं लाजमी व्यूअर्स के सामने आपके सामने रखना चाहूँगा, जो सीनियर्स ने शेयर किए, कोलीग्स ने शेयर किए। रिसेंटली माई एक्स बॉस मूव टू जर्मनी और उन्होंने उसके हवाले से बात की कि हमारा नो डिसरिस्पेक्ट टू आवर सोशल वैल्यूज़, आवर रिलीजियस वैल्यूज़, उनकी अहमियत, उनकी ज़रूरत अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं उन माशरों में जो बच्चे की बढ़ोतरी के लिए, उसके पनपने के लिए, उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और वो उन सारे सोशल बैरियर्स के जो बच्चे की उस ग्रोथ के को रोक देते हैं, उसके निस्बत वो अपॉर्चुनिटीज़ रेस्ट में हमें ज़्यादा नज़र आती हैं। उन्होंने इसी तरह रिलेशनशिप्स के हवाले से बात की कि वहाँ एक वैल्यू है कि इंसान को परखने का प्रॉपर मौका मिलता है। इसी तरह अभी माई रिसेंट बॉस वो भी स्वीडन से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि यहाँ से लाहौर से मैं मूव करके गया, अपने बच्चों को लेके उतर गया, जो 6-7 क्लास के बच्चे हैं वो इधर 5th में टॉपिक्स पढ़ के गए थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये 2 साल पहले के टॉपिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं। कहते मैंने जब इसको डीप डिग डाउन किया तो पता चला कि 1st, 2nd, 3rd ग्रेड तक उन्होंने उनको पढ़ाना ही नहीं शुरू किया, उनको सोशल वैल्यूज सिखाई हैं, उनको डेमोक्रेसी सिखाई है, उनको दूसरे सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, उनके एनालिसिस दिए हैं, उनकी एक बेस बनाना शुरू की है। तो पता ही ये चला, पहले उन्होंने उनको इंसान बनाना शुरू किया, इंसान बनाने के बाद पढ़ाना शुरू किया। दिस इज़ द गैप जो हमें नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में। अगर हम लर्निंग की बात करें, हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, 3 जो लीड एजुकेशनिस्ट है वो 3 बुनियादी फैक्टर्स को सामने रखते हैं: नॉलेज, योर स्किल सेट एंड टॉप ऑफ ऑल इज द विजडम। तो अरेंजमेंट इस तरह के विजडम, नॉलेज एंड स्किल सेट एंड पे आता है। आज के दौर में जितनी हमने बातें की हैं, हमारे पैनलिस्ट ने बातें की हैं, उसमें आपकी मेरे फोकस में, हमारे डिस्कशन के फोकस में बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो सिर्फ स्किल सेट है। बिल्कुल किस हद तक नॉलेज है, बिकॉज एक्डेमिया इन द एंड थ्योरी से एसोसिएटेड है, और वो नॉलेज और स्किल सेट की बहस हम कर चुके हैं, लेकिन विजडम किस हद तक है और उस विजडम को कैरी करके अगर उस बच्चे ने किसी कैरियर में जाना है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, हम कहाँ लेके जा रहे हैं पूरे का पूरा माशरा। हमारे यहाँ तो सॉरी टू से कि हमारी विजडम जो है उसको इस तरह से जज किया जाता है, इसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, कितना अच्छा ये पेपर पर उतार सकता है जो इसने याद किया है, या नहीं उतार सकता, तो वो तो फिर वाइज है ही नहीं। तो वो ट्रांजिशन नज़र आई है जो आपकी मेरी मैट्रिक की किताबें थी और आज जो बच्चे MCQs दे रहे हैं, और बच्चे जो पढ़ने के बाद फिर 2-3 मुझे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सारी तैयारी के बाद 2 साल FSC के बाद फिर 2-3 महीने एकेडमी में बच्चों को, बड़े शहरों में पेरेंट्स को हॉस्टल्स में एडमिशन करा के और उनके लाखों रुपया दे के उनके टेस्ट की तैयारी करानी है, एंड देन दे विल बी एबल टू गेट सेलेक्टेड फॉर टॉप यूनिवर्सिटीज़। ये किस तरफ जा रहे हैं हमने क्या तालीमी निज़ाम को बना दिया है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती थी, ये बहस होती थी हमारे दौर में
कि माशरती उलूम पढ़ के, अरबी पढ़ के, ये बेसिक सब्जेक्ट पढ़ के इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा अगर मैं कहीं डिप्टी डायरेक्टर लग गया या मैं अगर कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर लग गया। उन चीज़ों की ज़रूरत थी, वो आज हमें नज़र आ रही है। वो शॉर्ट टेम्परामेंट में नज़र आ रही है, वो गिव अप करने में नज़र आ रही है, वो फेलियर्स में नज़र आ रही है कि वो बैलेंस्ड इंसान तभी निकलना था कि वो पूरे एजुकेशन सिस्टम में उस विजडम के फैक्टर को हम कंटेन करते, उस नॉलेज के फैक्टर को कंटेन करते, तो स्किल सेट ने काम आना था। और बारकैफ की जब बहस चलती रही तो मीनवाइल जब कोर्सेज की रिवीजन होती रही हमें नज़र आता कि वो चीज़ें निकलती गई। और वो टाइम वी नीड टू रिविजिट कि हमें चाइनीज़ हमारे लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं हर जगह पे, हर फोरम पे, पब्लिक प्राइवेट फोरम पे कोट करता हूँ, हमें रीइन्वेंटिंग द व्हील की तरफ नहीं जाना है। हमारे सामने अमेरिका का राइस है और हम आंखों के सामने डाउनफॉल देख रहे हैं। हमारे सामने नए चाइना के, रशिया के इकोनॉमिक ब्लॉक बनते नज़र आ रहे हैं। ये कौमों का जो उतार चढ़ाव है हम इससे सीख सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि इन करिकुलम रिविजन्स में, इन कैरियर काउंसलिंग में, इन बच्चों की तरबियत में, इस माशरे को दोबारा खड़ा करने में हमें इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। उन केसेस को, उन रिसर्चेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। दैट डू वर्क। एक पॉइंट मैं लाजमी कहूँगा क्योंकि आपका जो सेकंड टॉपिक है ख़ासतौर पे सोशल वैल्यूज़ के हवाले से बात की है, हमारा शायद पेस होनी है लेकिन हम जा उस बेहतरी की तरफ रहे हैं इंशाल्लाह। आज स्टूडियो आते हुए मैंने देखा है हाईवे के ऊपर पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही थी, मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, मेरे अलावा एक लोडर वाले ने साइड पे लगाई, एक कैब वाले ने साइड पे लगाई, इसी तरह 3-4 गाड़ियों ने उसको फ़ौरन रास्ता दिया। अभी 1-2 साल पहले तक ही हमारे ट्रैफिक पैटर्न्स में इस तरह के फ़ौरन इमीडिएट बिहेवियर और इमीडिएट एक्शंस नहीं थे। लेकिन उस सोशल मीडिया की वजह से, उस कॉन्टीन्यूस एंगेजमेंट की वजह से ये पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। अब यहाँ बैठ के हमारे लीडर्स को, हमारी सोसाइटी लीडर्स को बैठ के सोचना है कि इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए हम डायरेक्शन किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, डायरेक्शन बेहतर करना बहुत ज़रूरी है और इसी में जो है वो इस सोसाइटी के जो पिलर्स हैं उनका किरदार वाज़ेह हो सकता है कि असातिज़ा कराम बच्चों को किस तरफ गाइड कर रहे हैं, किस तरह से रहनुमाई प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इस मुआशरे का फ़ाल किरदार कैसे बन सकते हैं। देखिए, अगेन बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो टीचर्स हों या पेरेंट्स हों, दोनों का एक ही तरह का रोल है क्योंकि जो टीचर है वो भी रूहानी बाप ही है। बिल्कुल ऐसे तो वो भी क्योंकि बच्चा आधा टाइम यूनिवर्सिटी में गुजारता है या स्कूल में गुजारता है और आधा टाइम पेरेंट्स के साथ गुजार रहा होता है। तो अगर बेसिक से बस सोशल की बात करते हैं तो सफाई निस्फ़े मान। क्या हम बच्चों को सफाई सिखा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे आजकल सफाई को पसंद भी कर रहे हैं? तो वहाँ से अगर स्टार्ट करें तो शायद उधर से ही हमें काफ़ी हद तक हम अपने घरों को देखें तो हमें आंसर मिल जाता है। फिर जैसे रज़ा ने भी बात की एम्बुलेंस की, सोशल अवेयरनेस इज़ वेरी मच देयर। हमें सोशली देखना है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम क्या अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं कि नहीं। अब जैसे हम अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करें। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट ही ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से, जिससे पता चले कि हमारे बच्चों ने भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को, और हर चीज़ पैसे में तो दी नहीं जा सकती। कई दफ़ा हम बच्चों को खड़ा करते हैं, वो रोड्स पे खड़े हो जाते हैं, बताते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या मतलब है। हम लाइल्मी कह लें, हमारे लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है लेकिन उसके ऊपर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो उनको फिर बताना पड़ता है कि दिस इज़ नॉट योर एरिया, आप थोड़ा सा पीछे गाड़ी को खड़ा करें। हर चीज़ हम पुलिस पे छोड़ देते हैं, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एज अ सिटीजन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम किसी भी जगह जाएं, मेरे ख्याल में कि बीइंग ए सिटीजन, टीचर का रोल तो है, वो क्लासरूम तक है, वो बच्चों को गाइड कर सकता है। अगेन आजकल का दौर ये चल चुका है कि हम पढ़ाते हैं, हम सिखाते नहीं। स्किल की जो बात हो रही थी, रज़ा भी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में स्किल में अभी भी गैप है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा नहीं रहे। हमें ये चीज़ें सिखानी है ताकि बच्चा, क्योंकि किताब में चीज़ें लिखी हुई हैं, बच्चा पेपर दे लेगा, बच्चा पास हो जाएगा, हमें उसकी टेंशन नहीं इतनी लेनी चाहिए। लेकिन हम ये किताबों का बोझ ही डाल देते हैं कि बच्चा ने जो पढ़ा है उसको ये नहीं पता कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है भी या नहीं, या अगर है तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या होगा। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लाके देखिए, किताब ठीक है पढ़नी चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि किताब नहीं पढ़नी चाहिए। किताब बच्चा पढ़ के ही पेपर देगा क्योंकि पेपर किताब बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसको हमारे असातिज़ा को चाहिए कि अपनी प्रैक्टिकल जो भी इस वक्त चल रहा है उसको रिलेट करें। जैसे सोशल की मैं बात कर रहा हूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसको रिलेट करें कि हमारा लाइफ में या हमारे सराउंडिंग में क्या चीज़ चल रही है और बुक क्या कह रही है। अगेन बुक, जैसे मैंने पिछले हाफ में बात की कि किताबें बाहर की लिखी हुई हैं, वो हमसे बहुत एडवांस हो चुकी हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं बाहर से जब पढ़ के आया, वहाँ भी एक गवर्नेंस के ऊपर मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा और दे आर सो एडवांस कि वो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे कि एक डॉल्फिन को
हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ट्यूना को जब पकड़ने जाते हैं तो वो डॉल्फिन साथ होती है, सही, तो जाल फेंकते हैं तो जो डॉल्फिन है वो भी मर जाती है। तो सो दे आर सो एडवांस है, वो डॉल्फिन को भी इवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में डॉल्फिन की आंखें नहीं है, वो बेचारी ब्लाइंड हुई है। तो हम उस तरफ तो बात की सोचें, पहले अपने लोगों को तो बचाने की कोशिश करें। तो हमने सबसे पहले अपने आप को साफ करना है, सफाई निस्फ़ ईमान जैस उसको हमने लेके चलना है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये मैं कहता हूँ कि अगर सफाई को सामने रख लें तो हमारे अंदर की सफाई होनी शुरू हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बात करें तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की, तो हम वेस्ट को बहुत ज़्यादा जो है एडमायर भी कर रहे हैं, इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, लेकिन हम वहाँ के सिस्टम को क्यों नहीं अडॉप्ट करने की कोशिश करते। जापान की मिसाल हमारे सामने है, फिनलैंड की हमारे सामने मिसाल है। रज़ा ने भी उसका तज़किरा किया कि पहले 5 साल बच्चों को सिर्फ एथिकल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, उन्होंने क्या करना है, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या, माशरे की बेहतरी के लिए क्या करना है, घर वालों से किस तरह के रवाबित रखने या फिर इंटरेक्शन कैसे डेवलप करना है। हमारे यहाँ तो अखलाकियात पर फोकस ही नहीं है। हम तो बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया और भारी भरकम बस्ता उसके हाथ में पकड़ा दिया जिसमें 10 से 12 किताबें, सिर्फ किताबों का बोझ ही डालते हैं, हम उसके अंदर वैल्यूज़ का बोझ नहीं डालते। मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना बच्चा और एक 3rd ग्रेड में और एक 4th ग्रेड में और 1st ग्रेड में, दोनों के बैग लिटरली मैं 2 हाथों में नहीं उठा सकता। सो इतने भारी होते हैं। और मैं सोचता हूँ कि यार हम जब पढ़ते थे इतने भारी नहीं होते थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को आजकल सिर्फ पढ़ाने वाली साइड पे लगा दिया है, रात तक उनको होमवर्क कराते बच्चों को, हम वैल्यूज़ कब ट्रांसफ़र करें, हमारे पास कई दफ़ा टाइम नहीं होता। अब लाइक मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों वर्किंग हैं, तो हमारे पास कई दफ़ा ये टाइम नहीं होता कि हम उनको कुछ एक्स्ट्रा कोई वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करें, क्योंकि उनकी एजुकेशन के से रिलेटेड ही चीज़ें ख़त्म नहीं होती। तो मेरा भी यही एक पॉइंट है कि जब क्लास में बच्चा जाता है तो उस्ताद का यहाँ रोल आता है कि वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाए नहीं, उनको सिखाए। सही, वो जब सिखाएगा वो मैसेज ट्रांसफ़र करेगा, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें बताएगा, तो हमारा मुआशरा ठीक हो सकता है। लेकिन कैसे सिखाएगा जब वही उस्ताद जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल आने के लिए इवन जो है वो रश में है, फंस गया है और उसको नहीं पता कि वो ट्रैफिक जैम से कब निकलेगा, सिग्नल तोड़ने पड़े तो तोड़ो, ट्रैफिक रूल्स तो बाद में देखे जाएंगे, मुझे नौकरी में पहुँचना है। अगर मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी फरीहा, तो फिर कैसे मुआशरा इस्लाह की जानिब जाएगा। बिल्कुल आप की बात को मैं सेकंड करती हूँ कि कानून की बालादस्ती भी ज़रूरी है और कवानीन जो बनाए जाते हैं उनका एहतराम। बालादस्ती कभी कायम होगी जब हम ये अवेयरनेस पैदा करेंगे कि कवानीन बनाए गए हैं तो इनका एहतराम जो है वो कितना ज़रूरी है। और फिर ये भी एक अवेयर करना कि कवानीन जो है वो हमें सज़ा देने के लिए नहीं बनाए गए, वो चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। सही। आज हम जैसे पिछले दिनों कुछ ट्रैफिक कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ आई, तो वो सोशल मीडिया पर इस तरह से सर्कुलेट हो रही थी कि अब ओवर स्पीडिंग पे ये जुर्माना होगा। वो देखिए वो चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए उसको हम क्यों पॉजिटिव उसमें वे में नहीं लेते हैं। सही। तो कानून की बालादस्ती तो तभी कायम होगी जब हम कवानीन का एहतराम करना सिखाएंगे, उनकी अवेयरनेस देंगे कि भाई ये वाले कवानीन हमारे पास मौजूद हैं और इनकी हमने ये एहतराम, इसलिए हमने इनको फॉलो करना है कि हमारी बेहतरी है, साथ और भी लोग हैं वो भी मतलब सब रेगुलेट हो जाएं चीज़ें। अब जहाँ तक पहले ये बात कर रहे थे सर कि वैल्यूज़ और फिर करिकुलम की कि निसाब किताब जो है वो कितनी ज़रूरी है, किताब वाकई में बहुत ज़रूरी है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं, जो निसाब हम पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट है या नहीं है। मैं लॉ की ही मिसाल दूँगी, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं खुद पढ़ के भी आई कि हमें वो वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बरतानिया पढ़ाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका पढ़ाया जाता है, हमें लॉ ऑफ ईस्टमेंट पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में वो है ही नहीं है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होते हैं। तो फिर उनको आप क्यों चीज़ें वो बच्चों को वो करते हो। ठीक है, एक कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है आप उनको एक टच दें, लेकिन पूरा सब्जेक्ट मत बना दें उनको। तो मैं ये समझूंगी कि निसाब की जो हम कहें कि उसको फिर से चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, वो भी बीच में साथ में ज़रूरी है। और फिर जैसे कि बाशऊर अफराद जो हैं वो किस तरह से माशरे में बेहतर तब्दीलियों के लिए वो अपना जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ, जैसे सर ने बात की है, रज़ा ने बात की है कि वो जी अब इतनी
हमें अवेयरनेस होगी है कि कोई एम्बुलेंस आ रही है और उसका सायरन बज रहा है तो हम उसको साइड पे होकर रास्ता भी दे रहे हैं। लेकिन अभी भी साथ में हम ये चीज़ें देखते हैं कि एक दो गाड़ी वाले ऐसे हैं वो बिल्कुल एम्बुलेंस की वो बिल्कुल ऐसे ही है। ये शऊर कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप ही से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। माशरती इस्लाह की बात हो रही है और इसमें बाशऊर तबके का क्या किरदार है इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। कौन कौन सी जो है हमने बेहतरी लानी है, कहाँ कहाँ तब्दीली लाने की ज़रूरत है, इसमें हम किस तरह से एफर्ट कर सकते हैं, कितने इनिशिएटिव लेने हैं कलेक्टिवली, और कौन सी जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है इंडिविजुअल लेवल पे। एक फ़र्द का क्या किरदार है, एक इंसान का क्या किरदार है, वो माशरे की इस्लाह में किस तरह से ये रोल प्ले कर सकता है, इस पर हम बात करते हैं। फरीहा से ब्रेक पर जाने से कबल कानून की बालादस्ती की बात हुई थी, तो इनिशिएटिव जब लेने की बात आती है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की बात आती है। आज अगर मैं अपने लिए ये सोचता हूँ कि मुझे कोई रोक टोक नहीं है तो ठीक है मैं जाने देता हूँ, या फिर अगर मुझे अभी कोई देख नहीं रहा ट्रैफिक वार्डन, तो आज मैंने बेल्ट हाथ में रख लिया, जैसे ही उसके जो है गुजरने का वक्त आ गया तो मैंने बेल्ट छोड़ दिया, हेलमेट नहीं पहना। बहुत सारी ऐसी सोचें हैं जो कि नौजवान नस्ल के अंदर पनप रही हैं और उन्हें लगता है कि शायद जो वो कर रहे हैं कोई और नहीं कर सकता, ये उनके दिमाग की तेज़ी है। अगर यही नहीं फॉलो हो पाएंगे और इनिशियल स्टेज पे ही नहीं हम रोकेंगे तो फिर हम तो बेहतरी नहीं ला सकते ना। जी मैं यही बात मैं पहले कर रही थी कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कवानीन जो है वो हमारे लिए बनाए गए हैं ताकि हम सेफ़ और सिक्योर रहें। सीट बेल्ट लगा के अगर मैं ड्राइव करूँगा, खुदा न खास्ता अगर कहीं पे कोई माइनर एक्सीडेंट या गाड़ी हिट होती है तो एटलीस्ट गाड़ी टर्न होती है तो मैं जो हूँ वो महफूज हूँ, मैं सीट के साथ हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं गाड़ी से शीशे से बाहर निकलूँगा, मैं कहीं गिर जाऊँगा। ये और अगर हेलमेट है तो वो हेलमेट भी मेरी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि मैं हेलमेट लगाऊंगा, खुदा न खास्ता कि एक्सीडेंट होता है या जो भी है तो मुझे कोई सर पे कोई मेजर चोट नहीं लगेगी। इस पे खड़ा हुआ जो ट्रैफिक वार्डन है वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर आपने हेलमेट नहीं भी लगाया, आपकी अपनी जान है, आप जीते हो मरते हो, उसने तो अपनी ड्यूटी करनी है, घर चले बिल्कुल ऐसे ही। तो जो ज़रूरत है वो कवानीन को पॉजिटिव वे में उनकी जो है वो प्रोजेक्शन की ज़रूरत है कि ये कवानीन किसके लिए हैं, ये आपकी सहूलत के लिए हैं। सही, ये इनको आप वो ये ना समझे कि हमारे ऊपर डंडे से इम्पोज किया जा रहा है। तो वो जो तब्दीली है ना, वो उसको चीज़ों को प्रोजेक्ट करना, चीज़ों को प्रेजेंट करना वो पॉजिटिव वे में, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को जो है उनकी प्रोजेक्शन की जाए, उनको वो बताया जाए कि ये जो कवानीन है ये हमारे लिए बेहतर है, ना कि इससे कुछ स्टेट को फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल। और जब बात होती है इंडिविजुअल लेवल की, हम तो बड़े मज़े से कह देते हैं कि वो जी ये तो एक भेड़ चाल है और ये हमारा माशरा किधर जा रहा है। अगर हम देखते हैं तो हम कितना सा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा क्या रवैया है। हम जब जाते हैं, अभी भी हम हाईवेज़ पे एक्सप्रेस वे पे ड्राइव करते हुए देखते हैं तो एकदम से एक बड़ी लश-पश बड़ी सी गाड़ी है, उसका शीशा नीचे होता है और टिश्यू बाहर फेंक दिया। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो बाशऊर अफराद हैं ना जिनके पास इतनी लग्जरी कार्स हैं और वो तो ये उनको इंडिविजुअल लेवल पे वो ये नहीं सोचते कि इनकी कितनी ज़रूरत है। मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि हमारे साथ एक हमारे कॉलीग थे, तो वो कहते थे नहीं ये सारा हम कहीं भी पिकनिक के लिए जाते हैं शुरू में तो उन्होंने एक शॉपर रखा होता, उसमें डालते अरे नहीं मेरा इस्लामाबाद गंदा हो जाएगा, मेरा शहर गंदा हो जाएगा। तो वो चीज़ मेरा ख्याल है कि वो ये अगर हम छोटे छोटे मैसेजेस हर जगह पे, ये जैसे आप ट्रेल पे जाते हैं या किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे ये मैसेजेस हों कि आप अपने लिए चीज़ों को साफ रखें, तो ये जो सोशल चेंज आएगा तो ये मैं समझती हूँ हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हर किसी का, जैसे सर ने कहा कि अगर हम किसी को एडमायर भी कर रहे होते हैं तो हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको जो बाशऊर अफराद होते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है। लेकिन फरीहा अगर आप किसी को समझाना चाहें या किसी को बावर कराना चाहें कि ये बेहतरी के लिए है या हम माशरती तरक्की चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी एक सवाल आता है कि मेरे करने या मेरे ना करने से कौन सा कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो ख़ुद पे इम्प्लीमेंट करें। इसकी बड़ी प्यारी मिसाल है कि एक दफ़ा कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वो अपनी औरत अपने बच्चे को लेके आई कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है, तो नबी पाक आप इसे मदम कर दें। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आज नहीं भी तुम कल आना, तो वो कल आ गई।
तो अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो आज नहीं तुम कल आना। तो वो अगले दिन भी आई और फिर तो इन्होंने कहा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया कि बेटा आप गुड़ खाना बंद कर दो। तो खातून को बड़ा वो हुआ, उन्होंने कहा कि आप 3 दिन से मुझे बुला रहे थे तो आपने आज ही ये बात करनी थी, आप पहले इसको कह देते। तो उन्होंने कहा मेरी बात में असर ना होता क्योंकि पिछले 2 दिन से खुद मैं गुड़ खा रहा था। तो जो चीज़ हम खुद में नहीं करते और वो सिर्फ हम बोल देते हैं तो वो उसका भी कोई असर, वो सिर्फ अल्फाज हैं, वो दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर हमने अपने बच्चों को भी बताना है तो सिखाना है, वो उनको अपने कंडक्ट से सिखाना है। अगर हम उनको कहेंगे जैसे कोई हमारे पास दर्जा चहारम के लोग हैं, कोई सफाई कर रहे हैं या कोई ड्राइवर हैं, कोई माली हैं, उनके साथ हमारा किस तरह का बर्ताव है, ये इससे बच्चा सीखेगा कि ये किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं अपने से छोटे तबके के साथ। तो वो चीज़ आगे जाके ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो मैं समझती हूँ जो माँ की गोद है, जो घर है, वो पहली दरसगाह है, वहाँ से बच्चा सीखता है। तो वहाँ अगर कल को अब हम कह दें कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त हो गई, अदम बर्दाश्त किस वजह से हुई है, वो हमने ही बच्चों में डाली है। हम कोई खबरें देख रहे हैं, तबसरे देख रहे हैं, साथ साथ में हम ऊंचा ऊंचा ओ ये देखो ये फलाने बंदे ने ये झूठ बोल दिया, ये कर दिया। तरीके से थोड़ा ठहराव के साथ अब बच्चे आपसे सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो आपके अमल से सीख रहे हैं, आप कैसे उनके साथ पेश आते हैं। मैंने देखा कि सिग्नल पे गाड़ी रुकती है तो आप अगर कोई मांगने वाला है या कोई जैसे वो ट्रैफिक सिग्नल पे वो बेचने वाले चीज़ें बेचने वाले बच्चे आ जाते हैं तो आप उनको किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आपके साथ आपकी फैमिली बैठी हुई है, आपके वो बच्चे हैं, वो चीज़ सीखेंगे और फिर वो आगे वो इम्प्लीमेंट आइंदा भी वो वही चीज़ वो करेंगे फिर जो वो आपसे सीख रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही बड़ी अच्छी बात आपने की है। लेकिन हम ये देखते हैं कि रज़ा हमारे यहाँ अगर माशरे की इस्लाह की बात की जा रही है तो वो किरदार जो कि बहुत काम कर सकते थे, जिसमें एक सोशल मीडिया का किरदार है कि बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट भी आ सकती थी, बहुत तेज़ी से जो है तरक्की की जाने भी जा सकते थे, उन्हीं रोल्स ने, उन्हीं मीडियम्स ने जो है वो नेगेटिविटी प्रमोट करने में ज़्यादा किरदार अदा किया। अब आज हम कानून की बात करें कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कवानीन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन एक ऐसा इंसान, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा शख्स जो कि सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड करके ये बताना चाहता है कि मैंने तो फलां ट्रैफिक रूल भी तोड़ा, मैंने तो ये रिस्क भी लिया और अब बाकी लोग भी इसी को फॉलो करें, तो ये चीज़ किस तरह से जो है वो माशरे की बिगाड़ का सबब बन रही है और इस्लाह को रोक रही है। सो जो सेकंड पर्सपेक्टिव है आपके सवाल का कि अगर एक टोल आया था सोशल मीडिया का, इसमें पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी, नेगेटिविटी आई और कन्फ्यूजन बढ़ गई। मेरे ख्याल में उसका बिल्ट इन रीज़न हमारा कॉलोनियल माइंडसेट था। जो बाशऊर तबके की टर्म है हमारा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाशऊर तबका हम उनको लेते हैं जिनके माशरे में एक प्रॉपर मकाम है, डेजिग्नेशन है। अब लीडिंग पॉलिटिशियंस की बात कर लें, आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें, आप जो अपने तई अपने माशरे में अपने इर्द लोगों के हिसाब से बहुत बेहतर पोजीशन है, हम इस तरह उसकी एक तारीफ कर लेते हैं। तो बाशऊर तबके गो के हर सोसाइटी के सेगमेंट में हो सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट। लेकिन आपका सवाल और आपका टॉपिक इस तरह है कि हम किन लोगों को देख के सीखते हैं या इंस्पायर होते हैं या एस्पायर होते हैं और वो ही पूरे के पूरे सोसाइटी के वैल्यूज बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं सही बात पे गया हूँ, एक छोटा सा वाक़या मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। जो फ्रिया बात कर रही थी कि बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं। आई वॉज इन्वाइटेड इन फैसलाबाद क्लब, चनाब क्लब, और मैं सारी रात का जाग रहा था। मेरी एक एक्टिविटी भी थी, मैं किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ गया हुआ था, फ्रेंड इन्वाइट किया हुआ था। और उस रात के जागने के बाद फिर मुझे वहाँ से ड्राइव करके निकलना था। मेरे अपने बच्चे स्वाद थे तो मुझे फैसलाबाद से ज़्यादा स्वाद जाना था। निकलते हुए पार्किंग से मुझे गेस्ट ने सी ऑफ किया, जो मेरे होस्ट थे उन्होंने मुझे सी ऑफ किया और मैं बेकरी की तरफ चला गया। मुझे कॉल आ गई थी कि ना रास्ते से आपने दूध पकड़ते ना मेरे बच्चे दूसरा रेगुलर डेयरी नहीं पीते। सही। मुझे बेकरी के अंदर फ्रिज में नज़र आया, मैं आई वेंट टू द बेकरी। मैंने जब उठाया तो उसने कहा आपका मेंबरशिप कार्ड नहीं है। मेरे पास 3-4 बच्चे खड़े हुए थे। अब मैंने फ़ोन निकाला कि मैं फ्रेंड को बुलाता हूँ या ऑल दैट कन्फ्यूजन, बट द वे दोस किड्स लुक्ड एट मी, अच्छा ये मेंबर्स नहीं है, दे डिडंट से एनीथिंग बट द वे दे लुक्ड एट मी। और ये कॉलोनियल माइंडसेट हमें अपने क्लब्स में नजर आता है, ये कॉलोनियल माइंडसेट हमारे उठने बैठने में नजर आता है, हमें हमारी लीड सेटिंग्स में नजर आता है। और यही चीज़ जो उनकी ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है उस तब्दीली के अगेंस्ट। ऐसा ही है। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि चेंज नहीं हो, बिकॉज पीपल सिटिंग एट द हायर पोजिशंस आर लाइक कि हमने और हमारे बड़ों ने सारी उम्रें लगा दी टू गेट दिस स्टेटस को, और अब इस स्टेटस को इन पैटर्न्स को, इन सोशल बिहेवियर्स को अब चैलेंज कर रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं करनी। एक स्पेसिफिक सेगमेंट ये है और उस सेगमेंट में से लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और वो हमें खड़े नजर भी आए उस तब्दीली के अगेंस्ट।
जिससे कौम मायूस हो रही है या कंफ्यूजन का शिकार है। सो आई जस्ट वांटेड टू एलैबोरेट दैट कंफ्यूजन अगेंस्ट दोस आर सोशल बिहेवियर आर सोशल फाइबर जो उस आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब तक हम ये डिबेट्स नहीं खोलेंगे, हम बैठ के मुतवस्सित तबके के लोग आगे आके आप जिस तरह से बात करें कि जब तक हम ये डिबेट्स नहीं खोलेंगे, हम डिबेट्स कब खोलेंगे? जब हम उसको एडमायर करना छोड़ देंगे, जब हम जो है उससे फैंटेसी लेना छोड़ देंगे। हम तो इसी चीज़ को फैंटेसाइज करें कि आज हमारे बच्चे को हम पढ़ा लिखा रहे हैं, कल को ये भी ऐसी पोस्ट पे होगा कि इसे ना कोई पूछने वाला होगा, ना इसे कुछ कहने वाला होगा, ये दूसरों को पूछ भी सकता है, ये दूसरों से जवाब भी ले सकता है। बुनियादी आपके सवाल का जो बुनियादी जवाब है ना, जो मैं हर जगह पे एग्जांपल देता हूँ, अब हमारी हर किसी की कोशिश, आई बिलोंग टू साउथ पंजाब, हारूनाबाद एक टाउन है, अगर वहाँ से किसी ने निकलना है या इंटीरियर सिंध से, इंटीरियर बलूचिस्तान से किसी ने निकलना है, कोयटा जाना है, कराची जाना है, फलां का बच्चा उसके पास जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो और हम अपने बच्चे को फलां का बच्चा बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होल्डिंग माई CNIC आई कैन प्रिवेंट और मेरा काम हो जाए और मैं घर चला जाऊँ, ये सब कुछ ठीक ना हो जाए? ये सारी सोशल वैल्यूज हो नहीं सकता फिलहाल अगर देखा जाए। नहीं, हम उस ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। आई एम वेरी मच होपफुल। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये क्योंकि हमें पता नहीं था कि इस तब्दीली की तरफ, इस सोशल आर्किटेक्चर के चेंज होने में वो क्या फैक्टर्स हैं जो कौमों ने फेस किए हैं, कलेक्टिवली फेस किए हैं, ख़वातीन ने फेस किए हैं। हमारे हमारे मुल्क के जो 52% आबादी है, जिनके मसाइल मैं शायद इस्लामाबाद में बैठ कर उस तरह नहीं समझ सकते जो इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर बलूचिस्तान में, इंटीरियर पंजाब में है। हम यहाँ बैठ के नहीं उनको एक्नॉलेज कर सकते। लेकिन विद टाइम अगर वो ट्रांजिशन हो रही है, मेरे ख्याल में कुछ इस तरह आटे में नमक के बराबर लोग हैं जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला पकड़ के इस तरह ज़मीन को उल्टा नहीं कर देता, और जिनकी वजह से एक बैलेंस हमारे लिए है। उन्हीं को सामने रखते हुए, उन्हीं को एग्जांपल बनाते हुए वी नीड टू बी होपफुल। और अगेन बैक टू दैट पॉइंट कि उन सोशल मीडिया के टूल्स को हम इस्तेमाल करें। जब जूम सेशंस के लिए हो रही है और बाकी मीटिंग्स के लिए हो रहा है, तो इन अच्छी सोशल वैल्यूज़ के पेनिट्रेशन के लिए भी होना चाहिए। यहाँ मीडिया का किरदार आता है, बिकॉज वी आर सीइंग कि एक ट्रांजिशन मीडिया के अंदर भी आ रही है, बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द फंडिंग चेंजेस। तो अब मीडिया को बैठ के सोचना है कि हमने जो कंटेंट दिखाना है, आया वो फॉक्स न्यूज़ की डिबेट है जो पिछले 48 घंटे से जिसके ऊपर डिबेट चल रही है, और एक फिटिंग प्रेसिडेंट और एक नॉमिनी प्रेसिडेंट एक दूसरे को शट अप कॉल दे रहा है, एक दूसरे के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, एंड इट्स ऑन नेशनल मीडिया। और जो मैंने पहले बात की थी कि हमें इन एग्जाम्पल्स को देख के सीखना है मनहसल कौम, कि हम किस तरह इन पैटर्न्स को, इन चीज़ों को अवॉइड करके थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बेहतरी की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है और इसमें हम सब ने किरदार अदा करना है। तो फिर वही बात आती है उस्मान साहब, नौजवानों को अगर हम गाइड करेंगे, जो कि हमारी पॉपुलेशन का मेजॉरिटी हिस्सा है, अगर इनको हम राइट ट्रैक प्रोवाइड कर देते हैं तो यकीनन बेहतरी के चांसेस तो हैं, बहुत तेज़ी से बेहतरी और जो है तरक्की आने के चांसेस डेवलप हो जाएंगे। देखिए, जब टीचर की बात करते हैं तो टीचर एक ऐसा पर्सन है, वो मेल हो खा फीमेल हो, जो अच्छा पढ़ा रहा हो तो स्टूडेंट उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। सही। ना भी पढ़ा रहा हो तो एटलीस्ट वो टीचर होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट उस टाइम पे ज़रूर हो रही होती है। वो बच्चे के किरदार चेंज करने में बहुत हेल्प कर सकता है। यकीनन। मेरे ख्याल में अगर तकरीबन हम बात करते हैं 45 घंटे की कि एक बच्चा पढ़ रहा होता है, उसमें से अगर 2-3 घंटे अगर वो सर्व कर दे सिर्फ इस चीज़ में, और उसमें बेशक वो सेमिनार करवाए या ख़ुद से भी डिबेट करके वो बच्चों को सिखा सकता है, अगर इस पे लगा दिए जाए तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि इससे एक बच्चे का किरदार बहुत बेहतर होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोग क्या करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में कि हमने एक स्पेशल कोर्स ही डिज़ाइन किया। अब सिंपल हम बच्चे को ये नहीं कहते जाओ काम करो, आजकल ये भी ट्रेंड चला हुआ है बच्चों से काम कराने के लिए, जाओ कर लो, लेकिन उनको जब तक हम डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो शायद वो नहीं कर पाएंगे, या शायद नहीं बल्कि यकीनन वो नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा नहीं उतर पाएंगे, तो अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरवाने के लिए हमें उनको गाइड या हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। तो यही स्ट्रेटजी हम लोग भी कोशिश करते हैं, यूज़ करते हैं कि हम बच्चे को साथ लेके चलते हैं। सही। जो भी प्रोजेक्ट है या कोई काम है हम उनको साथ करवाने की कोशिश करते हैं, अपने हाथ से करते हैं। सबसे पहले हम आजकल जो मैं एक और चीज़ भी जो बाशऊर अफराद की बात हो रही है, तो बाशऊर अफराद अपने हाथ से काम करना छोड़ चुके हैं। जब ये बाशऊर अफराद ही या मुआशरा जो है वो अपने हाथ से काम नहीं करेगा, हमारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब काम अपने हाथ से किए, तो हम पता नहीं शायद बाशऊर जैसे बात हो रही, तो वो शायद ये वाला पार्ट भूल चुके हैं कि हम लोगों को तो अपने हाथ से काम करना चाहिए। हमारी तालीमात हमें क्या कहती हैं, बच्चों तक को जैसे अभी बात हो रही कि मेट्स के हवाले अपने बच्चों को किया हुआ है, तो हम
किस तरफ जा रहे हैं हम, हमारी सोसाइटी बिल्कुल ये सोचना है और इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं हमारे तीनों मेहमानों के पास आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से, उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सद सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। माशरे की इस्लाह के लिए कितना जो है वो किरदार अदा करना होगा बाशऊर तबके को, और बाशऊर तबका ये किरदार कैसे अदा करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरी करेगा, किस तरह से नौजवानों को और बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, इस पर ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे और हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सोल्यूशंस और सजेशंस पे बात होगी आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से। जहाँ हम तालीमी लिहाज से जो है वो बेहतरी लाने की बात करें, वहीं तरबियत को भी हमने बेहतर करना है, तरबियत के तरीक़ेकार को हमने बेहतर करना है। जो माशरा हमारे से इस पर डिमांड कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं माशरे की, वो हम किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं, जो नए दौर के नए तकाज़े हैं उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, और इन्हीं तकाज़ों की बुनियाद पर हम माशरे की बेहतरी के लिए कैसे काम कर सकते हैं, माशरे के इस्लाह कैसे कर सकते हैं, माशरे की तरक्की में कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। तीनों मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि वो कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस और कुछ फंडामेंटल्स बताएं कि कौन कौन से सेक्टर में हमने तब्दीली लानी है, इंडिविजुअली किस तरह से एफर्ट करनी है, कलेक्टिव एफर्ट कैसे होगी। उस्मान साहब से ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी, उन्हीं से कंटिन्यू करेंगे और सजेशंस का और सोल्यूशंस का आगाज़ करेंगे। तो उस्मान साहब, जहाँ बेहतरी लानी है, पहले तो बेहतरी लाने का इंटरेस्ट डेवलप करना है हर सेक्टर में, हर फैक्टर के अंदर, और फिर वही बात है कि एक बच्चे से शुरू होगा ये, और एक बड़े तक के, एक बुज़ुर्ग तक के अंदर हमने ये इंस्टिंक्ट शामिल करना है कि हमने माशरे की तब्दीली के लिए, बेहतरी के लिए किरदार अदा करना है। देखिए, सबसे पहले जो हमने पिछले 2 घंटे में बात की, उसी को अगर लेके चलें तो बच्चे को पढ़ाने के बजाय उनको सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारा सेकंड पार्ट था जिसमें हमने इस्लाह करने की कोशिश की, हमने सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश पे बात कर रहे थे, उसमें हायर एजुकेशन, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं फिर भी अच्छा काम कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे हम बिगड़ने शुरू होते हैं, तो जब बिगड़े होते तो उनको हमने कंट्रोल करना है। तो हायर एजुकेशन और मे बी बोर्ड्स के साथ भी बात की जा सकती है कि एक नॉन क्रेडिट कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए इन बच्चों के लिए, जिसमें कहा जाए कि आपने इतने घंटे कहीं सोसाइटी में जाके सर्व करना है और सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। उस पर रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर मंगाई जाए एविडेंस के साथ, ताकि पता हो कि इस बच्चे ने वाकई सोसाइटी में कुछ काम किया जाके। जब सोसाइटी में जाके काम करेगा, उसको काम करने की, अपने हाथ से काम करने की आदत पड़ जाएगी, तो इससे शायद कुछ बेहतरी आने की कोशिश हो। क्योंकि कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का मुझे पता है जो नॉन क्रेडिट इस तरह का काम करवा रहे हैं, लेकिन एज अ होल कम्युनिटी में काम नहीं हो रहा। तो ये बच्चे एटलीस्ट ये बाशऊर अगेन उन्हीं फैमिली से आ रहे होते हैं, पढ़े लिखे, और जो माशाल्लाह बैचलर्स तक पहुंचा हुआ है या डिग्री कंप्लीट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो उसे बेसिक्स पता है, बिल्कुल पता है। तो वहीं और उसको उसके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली बन चुके होंगे, उसकी फैमिली में ही उसको बेंचमार्क बना दिया जाएगा, ये फैमिली में बच्चा है जो इस लेवल तक पहुंचा है। तो वो जब सोसाइटी में अच्छा काम कर रहा होगा तो हाईलाइट भी किया जाएगा फैमिली में, और फैमिली उसको फॉलो करना शुरू हो जाएगी। तो इससे एक पूरा सिस्टम, एक पूरी फैमिली ठीक हो सकती है। तो ये एक छोटी सी सजेशन है मेरी तरफ से। और टीचर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि टीचर्स भी अपनी मेथडोलॉजी को थोड़ी बहुत चेंज करने की कोशिश करें, और फिर वहीं पे बात आती है कि बच्चे के अंदर जो ये एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो रहा है कि मैंने तो पढ़ लिख के यहाँ से बाहर जाना है, इस माशरे को मेरी ज़रूरत नहीं, मेरी ज़रूरत तो कहीं और है जहाँ पे मुझे अच्छे जो है वो इनकम मिल जाए, जहाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। देखिए, अगर तो वो पाकिस्तानी है, एक मेरा सीधा सा बिलीव है, इफ़ यू आर पाकिस्तानी, तो बाहर बेशक पढ़ने जाए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को आगे सर्व करें, क्योंकि पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। अगर हर इंसान यहाँ से पढ़ के बाहर जाके 1-2 साल लगाएगा या 5 साल लगाएगा और इसके बाद बाहर कब होके रह जाएगा और पाकिस्तान को बुरा भला भी कह रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानी नहीं है।
पाकिस्तानी होने के लिए यू हैव टू बी हेयर और पाकिस्तान को सर्व करें। और मुश्किलात होती हैं शुरू में, कैरियर डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए कैरियर काउंसलिंग भी होती है। लेकिन अब जैसे रज़ा ने स्टार्ट में बात की थी कि रिस्क लिखा हुआ अल्लाह ने, तो वो मिल के रहेगा आपको, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा भी करना चाहिए। उसमें आपको कैरियर मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, आप उस पर चलें, फिर दोबारा सोसाइटी को भी वापस करने की कोशिश करें। और बात जो हमने थोड़ी देर पहले भी की कि उस्तादा या उस्तादों का काम, उस्तादा का काम ये आ जाता है कि वो प्रैक्टिकल थोड़ा सा बच्चे को प्रैक्टिकल बताएं कि इस तरह है दुनिया। सही, किताब वाली दुनिया बहुत आइडियल लगती है, उससे खूबसूरत दुनिया जहाँ प्रैक्टिकल बताएं वहीं रियलिस्टिक अप्रोच भी उनके अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। फरीहा, दोनों टॉपिक्स के हवाले से आपके पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, कैसे माशरे की बेहतरी की जा सकती है? जी, जो हमारा पहला टॉपिक जिस पे बड़ी अच्छी बात भी सबने की कि तालीमी जो काबिलियत है, वो जो हमारा कामयाब कैरियर है उसमें उसकी क्या अहमियत है और उसको हम किस तरह से, तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें मेरे पास जो सजेशन और सॉल्यूशन की बात है कि कामयाब कैरियर जब बनाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप बच्चों को डराएं नहीं कि बेटा नंबर कम आएंगे, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं कमाओगे, दोस्तों से पीछे रह जाओगे, तो कुछ नहीं होगा, दोस्तों से पीछे रह जाओगे, तुम्हारे दोस्त कामयाब होंगे। बच्चा इस डर के मारे जो है वो इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि बच्चों में सुसाइड का रेशो बढ़ता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे चला जाता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो बच्चों को डराए नहीं, बच्चों के अंदर से ये डर निकाल दें, बेटा तुम नाकाम होगे तो भी हमारे हो, बट आप कोशिश करो। बिल्कुल, ये जो बार बार कहना है कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काबिल नहीं हो, बच्चे का जो इनर होता है उसे हम कुचल रहे होते हैं, इससे बच्चे को बूस्ट नहीं मिलता। अब बच्चे को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं ना तो उसको अप्रिशिएट करें। सही, आप अभी इतना किया, आप थोड़ा और करोगे तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये टीचर्स को भी करना है, ये पेरेंट्स को भी करना है घर में। तो ये मैं ये समझती हूँ कि ये बच्चे के अंदर से ये वाला खौफ निकाल दें कि आपने कामयाब जो बनना है तो वो उसके जो कामयाबी की जो हमने बना ली है महराज के, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। फिर मैंने देखा कि ऐसे बच्चे जो अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं वो अपने बैचमेट्स जो किसी अच्छी पोजीशंस पे चले जाते हैं वो उनसे छुपते फिरते हैं। उनको ये खौफ, उनको ये एहसास कमतरी, उनको ये नहीं पता चलता कि शायद वो उनसे अपनी आम जिंदगी में कितने बड़े होते हैं। जैसे बात कर दी कि एक रिस्क तो लिखा जा चुका है, लेकिन आप उसके वसीले आप ढूंढ रहे हैं, वो वसाइल पैदा कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वो रिस्क आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, वो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा वसाइल पैदा करोगे, लेकिन बच्चों को डराना बंद कर दें, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को डिग्री जो है जिसका मकसद है कि अब उनको उनकी काबिलियत के लिए वो पढ़ें, वो नंबरों के लिए ना पढ़ें, वो अपनी काबिलियत इन्हेंस करने के लिए पढ़ें। अगर आप ए में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अल्लाह मियाँ आपको उसका रिवार्ड ए में नहीं दे रहा तो बी में दे देगा। अल्लाह मियाँ के हाँ रिवार्ड जो है वो आपको ज़रूर देता है। तो ये चीज़ बच्चों को ये कि ये जी आप फ़लाँ ओहदे पे नहीं पहुँचोगे और अगर फ़लाँ ओहदे पे नहीं पहुँचोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये वाली चीज़ उनके अंदर से निकाल दें। और जो दूसरा जो मैं समझती हूँ कि एक ज़रूरी इसमें वो है कि जब आप माशरती इस्लाह की बात करते हैं, चेंजेस कैन नॉट कम ओवरनाइट। में हमेशा हर जगह ये कहती हूँ कि जब भी कोई भी आप माशरे में पॉजिटिव तब्दीली लाना चाहते हैं, नेगेटिव तब्दीली आप अगर लाना चाहोगे ना तो वो विद इन फ्यू टाइम्स आ जाएगी। लेकिन अगर कोई माइंडसेट बदलना है और उसमें बेहतरी लानी है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे मैं हमेशा कहती होती हूँ बीइंग अ वीमेन राइट एक्टिविस्ट भी कि हम लोग जो हैं वो रह के आए हैं सब कॉन्टिनेंट में। हम लोग हिंदुओं से बहुत से रस्म व रवाज वो बेसिकली इस्लाम में नहीं है, लेकिन चूँकि हम उनके साथ रहते रहे और हमने वो माशरे से सीखा और हमने अडॉप्ट कर लिए और हमने ये समझना शुरू कर दिया कि ये जो माशरे का ये जो खौफ है बेसिकली वो हमने समझना शुरू कर दिया कि ये समहाउ कहीं माशरा और दीन को हमने जोड़ ही दिया। तो ये जो चीज़ है इस्लाह की कि एक तो माशरे का खौफ निकाल दें, लोग क्या कहेंगे, ये वाला खौफ अंदर से निकाल दें और फिर आप जहाँ पे भी हों कूल, काम और कंटेंट रहें। अब ये नहीं है कि अगर आपने बड़ी एफर्ट की आपको वो चीज़ अचीव नहीं हुई है तो आप मतलब दोबारा एफर्ट करना छोड़ दो। और इसके लिए हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़, हेल्दी सोच के लिए वॉक और एक्सरसाइज
ये दो चीज़ें जो हैं अभी हमारी लाइफ में वो शायद वक्त की कमी और हमारी लाइफ में जो दौड़ है कि सेकंड टाइम भी हम कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या उसके बाद जब हमें कहीं थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम सोशल मीडिया पे सर झुकाए लगे हुए। तो ये जो हमारे अंदर जो पॉजिटिव रेस की कमी होती जा रही है वो इसलिए कि हमारे पास हम मॉर्निंग वॉक या सुबह की जो सूरज की किरणें हैं उनसे जो पॉजिटिविटी आती थी हम लोगों ने वो लेनी छोड़ दी है। वो चीज़ें लें और उसके बाद फिर आप जब अपने आप को आप फील करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे यू आर पॉजिटिव इनफ, तो वो पॉजिटिविटी आप आगे अपने मतलब ट्रांसफ़र करें अपनी फैमिली में, बच्चों में, दोस्तों में, और फिर वो एक फीलिंग होती है जब आप कोई फर्स्ट टाइम आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है ना कि आपने ये अच्छा काम किया, फिर आपको एक बड़ी फीलिंग महसूस होती है और फिर आप वो कन्वे भी करना चाहते हैं दूसरों तक, वो कि वो अपनी जो आपकी सुकून वाली खुशी वाली फीलिंग है, और फिर जब वो एक दफ़ा आप उसको महसूस कर लेते हो तो फिर आप रुकते नहीं हो, बिल्कुल फिर आप उस चीज़ में बढ़ते जाते हो। फिर अगर देने में फीलिंग आपको खुशी महसूस हो रही है, लाजमी नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे दे रहे हैं तो अच्छा हम यही सोचते हैं ना कि अगर किसी की मदद भी करनी है तो हमने पैसों से ही करनी है। आप किसी को फ्री में स्किल दे सकते हो, किसी को फ्री में टाइम दे सकते हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हम इतना तन्हाई का शिकार हो गए हैं कि उनकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो अगर आप किसी को पॉजिटिव मशवरा दे देते हैं, किसी को आप जा रहे हैं तो आप किसी को स्माइल दे देते हैं, आप अपने किसी कॉलीग से बात करते हुए उसकी बात सुन के उसको एक अच्छा मशवरा देते हैं कि नहीं यू आर नॉट द वन, ये सबके साथ हो रहा है, कोई बात नहीं है, बढ़ो मेहनत दिलासा दे देते हैं, ठीक है। एक वो भी बहुत मैं समझती हूँ ना कि ये इस्लाह हम हर चीज़ दूसरों पे डाल देते हैं, ये माशरा ख़राब हो गया। माशरे की इकाइयाँ जो हैं, हम जैसे बात होती है कि हम पहले इकाइयाँ क्या मिलके कर लेंगी, लेकिन इकाइयाँ भी अगर एक नॉन अलाइन ग्रुप बना लो और वो बढ़ते 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 वो इतना बढ़ जाएगा। और आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है, कोई भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ आप शेयर करते हो तो वो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट भी करते हैं और फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। जहाँ बहुत सारी रेमेडीज़ फॉलो करें वहाँ अच्छी बातें फॉलो भी की जा सकती हैं। रज़ा, आपके पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं माशरे की इस्लाह के लिए भी, और साथ ही साथ एक अच्छा और कामयाब करियर का इंतखाब भी? करियर के वाले से मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। सोसाइटी बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने सीनियर्स में बात की है, तो करियर को सामने रखते हुए आई थिंक हमें बच्चों को ये बात सिखाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि बैलेंस्ड जो उनसे है ना वर्क लाइफ बैलेंसेस और करियर के लिए आपकी बैलेंस चॉइसेस ये ओवर द नाइट नहीं आनी, उस ट्रांजिशन से गुजरने दें। एक छोटी सी बात ना ख़ास तौर पे क्योंकि सीरीज आती रहती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ग्रेजुएट होकर बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ जॉब लेनी है। अगर आपको 35-40 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये कहीं ज्वाइन करना पड़ा है ना, ज्वाइन करें। हम उस तरह की इकोनॉमीज़ नहीं है कि आपको ओवर द नाइट 100,000 का पे चेक से आपको स्टार्ट करके और अब जाएंगे फिर सिंगापुर हेडक्वार्टर बेस्ड किसी पोजीशन पे नहीं। आपको उस ट्रांजिशन से गुजरना है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के मार्केट को सेक्टर को सामने रखते हुए। इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह इकोनॉमी रिवाइव हो रही है तो और बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो बेहतरी आएगी। लेकिन उस ट्रांजिशन के दौरान बच्चों को एक सेकंड ऑप्शन दें। आजकल एक बात जिसके हवाले से मैं नहीं कर सका, एक एंटरप्रेन्योरशिप का लबादा ओढ़ के आप कुछ भी एक काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो पैरेलल अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें, ताकि आपका कोर्स स्किल सेट भी डेवलप होता रहे और पैरेलल आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन हो। जब इस तरह के 1-2 ऑप्शन के साथ रह के चलेंगे, और फरिया ने जो 2-3 वर्ड्स यूज़ किए ना, कूल रहें, काम रहें, कंटेंट रहें, अगर ये कहीं सीख जाएँ बच्चे तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे, एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। उस एक्सपीरियंसेस की जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है उनसे सीखना शुरू कर देंगे। सो इस सारे प्रोसेस के लिए अपने आप को थोड़ी सी स्पेस दें, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दें। पेरेंट्स बच्चों को ब्रीदिंग स्पेस दें, इंशाल्लाह चीज़ों में बेहतर होना शुरू होगी। बिल्कुल। पेरेंट्स किस तरह से दे सकते हैं, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे अपने मैसेज के थ्रू पेरेंट्स को गाइड कर? ये जो दोबारा फ्रिया के वर्ड्स कंटेंट, काम और तीसरा इन्होंने जो कूल रहने की बात की है, बच्चों को हम सिखा ही नहीं रहे हैं, एम्पैथी नहीं सिखा रहे हैं। अब भी इन बच्चों को सिखाना है हमने कि आपने किस तरह लोगों को अच्छाइयों को एक्नॉलेज करना है, अपने अप्रिशिएट करना सिखाएं, एक्नॉलेज करना सिखाएं, एम्पैथी सिखाएं। ये स्किल सेट के साथ जब चीज़ें आएंगी दिल टर्न इनटू वंडरफुल। बिल्कुल। और एक बात और उनको सिखाना ज़रूरी है कि ये मुआशरा हमसे है, हमने ही इसकी बेहतरी के लिए काम करना है। इससे दूर भागने की जो हमारे यहाँ एक सोच पैदा हो रही है, इसको भी किसी हद तक हमने कंट्रोल करना है, जो कि हमारा मैसेज भी है और आज की जितनी भी डिस्कशन है उसका निचोड़ है कि अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने मुआशरे से प्यार करना सिखाना है अपने बच्चों को। और इसके लिए जो है एफर्ट करनी है कि वो इस मुआशरे में रहते हुए इस मुआशरे की बका, इसकी सलामती, इसके अमन इस्तेहकाम के
लिए काम करें। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने कामयाब करियर के इंतखाब के हवाले से बात की, उसमें तालीमी निज़ाम में कौन कौन सी बेहतरी लाने की गुंजाइश है या किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, उसके लिए सजेशंस लिए। इसके साथ साथ माशरे की इस्लाह कितनी ज़रूरी है और इसके लिए हर तबके ने सामने आना है, हर तबके ने एफ़र्ट करनी है। एक घर से ये एफ़र्ट शुरू होगी और फिर बढ़ते बढ़ते इस पूरे माशरे का जो है वो माइंडसेट हम चेंज कर सकेंगे, सोच को एक्सपोजर दे सकेंगे। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और उम्मीद है कि बेहतरी बहुत तेज़ी से आएगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह की दुआ।